नाउन इन क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज होगा, नाउन के बदले यूज होगा जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। आप सबके जवाब एब्सोल्युटली परफेक्ट है। प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, रिप्लेस करना मतलब नाउन की जगह पर आना, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो नाउन हो वो बार बार रिपीट ना हो। अगर आप गांधी जी के ऊपर ऐसे लिखते हो, तो जैसे आप बार बार गांधी जी का नाम नहीं लिखते हो, अगर आप पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखते हो, तो एक बार आप पॉल्यूशन को बता दोगे, फिर आप बार बार पॉल्यूशन वर्ड नहीं लिखोगे, उसकी जगह पे आप लिखोगे इट या फिर दिस, है ना। तो यही हमारे प्रोनाउंस हैं, जिन शब्दों को हम लोग नाउन की जगह पे लिखते हैं वो प्रोनाउंस हैं। और प्रोनाउन काफी बड़ा टॉपिक है, काफी सारे रूल्स हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आगे से फ्यूचर मतलब जो भी डिफिकल्ट इंग्लिश हम पढ़ेंगे वहां इन सब ये जितने भी रूल्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रोनाउन के पार्ट्स कितने होते हैं ना, प्रोनाउन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, हाँ कल हमारा नाउन हो गया है बिल्कुल। एक होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, फिर होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको जो जो याद आ रहा हो बताते रहो भाई, जो जो पार्ट आपको याद आ रहा हो बताते रहो, फिर हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हेलो जय, हेलो जी, हाय दीक्षा, हेलो कार्तिकेय। हमारा होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर आपने सुना हो तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर आपने सुना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फेटिक। ये भाई हमारे मेन 9 पार्ट्स होते हैं। इन सबको समझने के लिए हमें सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। देखिए प्रोनाउन में यूजुअली आपने देखा होगा हम लोग आई वी यू वगैरह ये सब बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना आई यू वी ही शी इट दे, बोलते हैं ना हम लोग हमेशा, है ना। तो जो हमारे प्रोनाउंस है ना, सबसे पहले जो हमारे बेसिक प्रोनाउंस है एक बार उनको हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग रूल पे चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोनाउन में जो कल के क्वेश्चंस बचे हैं वो आप लोग कर लीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे डाउट रेजोल्यूशन में पूछ लेना, या फिर मैं आपको जो हमारी डाउट क्लास होगी उस दिन उन क्वेश्चंस को करा दूंगी, ठीक है कार्तिकेय। चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहला जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है भाई। और पर्सनल प्रोनाउन में मेन काम क्या है, मेन काम है कि जब हम किसी भी चीज के रिप्लेसमेंट में कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खुद का या तो नाम लिखेंगे या आप अपने आप के लिए आई वर्ड यूज करेंगे। आई के प्लूरल में आप लोग वी वर्ड का यूज करते हो, है ना। किसी भी सामने वाले के लिए आप यू का यूज करते हो, लड़के के लिए ही बोलते हो, गर्ल के लिए शी बोलते हो, इट का यूज करते हो चीजों के लिए, और हम लोग दे का यूज करते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझनी है कि ये जो आपके सामने 7 वर्ड्स लिखे हैं ना, ये हमारे मेन वर्ड्स हैं जिसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में यूज करते हैं भाई, ठीक है। ये हमारे मेन वर्ड्स हैं जो किसमें आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, और इन्हीं का लोग सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये 3 तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने लिखे हैं इन्हें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, या वो जिसके बारे में आप कोई भी बात किसी को बता रहे हो, ठीक है। दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है वो जो जिसके ऊपर काम ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके ऊपर काम ट्रांसफर हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब जैसे डियर ऑल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अब अगर आप मुझे पढ़ाओगे तो क्या मैं यही बोलूंगी यू आर टीचिंग आई, क्या ये करेक्ट होगा कि यू आर टीचिंग आई? नहीं। अब मुझे आई की जगह पे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई की जगह पे मी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे मी करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि भाई वी आर टीचिंग यू, लेकिन अगर आप हमें पढ़ाएं तो यू आर टीचिंग वी के यू आर टीचिंग अस, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस हो जाता है ना। तो ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम ट्रांसफर हो रहा है, और सब्जेक्ट वो है जो काम को करने वाला है। ऐसे ही यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो यू आर टीचिंग मी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू। इसका मतलब यू कभी भी चेंज नहीं होता है ना, यू हमेशा एज इट इज रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या होगा, हिम। कोई लड़का है तो आप ही बोलोगे कि वो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, और अगर उस पर कोई काम ट्रांसफर हो रहा है तो ही की जगह पे हिम, है ना। आई लाइक हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी का क्या होता है, आई लाइक हर, आई लाइक हर, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हर है। इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा, इट इज अ पेन, सब्जेक्ट है। आई लाइक इट, ऑब्जेक्ट है, तो इट का मतलब सेम ही रहा, है ना। इट सब्जेक्ट में भी सेम है और इट ऑब्जेक्ट में भी सेम है, सिमिलरली विद यू, है ना। शी का सेम नहीं होगा, शी का हर होगा, ही का हिम होगा, ठीक है। दे का क्या होगा, दे का हो जाएगा देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, राइट। हाँ, तो ये हमारे नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिनके ऊपर काम हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस है हमारा पोजेसिव केस। कौन सा, पोजेसिव। पोजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव इज एन ओ एम ए एन ए, नॉमिनेटिव, एक मिनट, नॉमिनेटिव मैंने गलत कर दिया ना, आय आएगा यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस आगे आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। नॉमिनेटिव कर लो इसको, एम आई, ओके। चलो आ जाओ, हाँ।
तो possessive का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर अधिकार दिखाना। अधिकार मतलब जब आपकी कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा पेन है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज किसका पेन है? ये किसका पेन है? ये मेरा पेन है। तो मेरे के लिए क्या आना चाहिए? मेरे के लिए आ जाएगा दिस इज माई पेन। अच्छा, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि दिस पेन इज माई। क्या ये सही है? दिस पेन इज माई या कुछ और होगा? दिस पेन इज माई नहीं, क्या होगा? दिस पेन इज माइन। क्या कहना पड़ेगा मुझे? दिस पेन इज माइन, है ना? राइट। इनमें फर्क अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा, अगर ये हमारा घर है तो क्या बोलेंगे? या तो आर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? इसको हम लोग आर्स बोलेंगे, है ना? या तो दिस हाउस इज आवर्स या फिर दिस इज आवर होम, आप ये बोलोगे ना? ऐसे ही अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम्हारे के लिए क्या आता है? या तो योर या फिर योर्स। किसी लड़के का है तो क्या आएगा? ये इसका घर है तो क्या बोलोगे? दिस इज हिज हाउस। यहाँ कोई दूसरा वर्ड नहीं होता, है ना? दिस हाउस इज हिज या दिस इज हिज हाउस, दोनों में वो सेम रहेगा। किसी लड़की का है तो हर, ये उसका पर्स है यहाँ पे रह गया, या फिर दिस पर्स इज हर्स, है ना? या तो हर या फिर हर्स, ठीक है? आज की क्लास देख लो, घर जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? मतलब क्लास के बाद। इट का केस बस एक होगा, कौन सा? इट्स। कौन सा होगा? इट्स। भाई जो डॉग है वो अपनी अपने पैर से अपने आप को खुजली कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, तो अपने पैर मतलब इट्स लेग, एक ही रहेगा, है ना? और दे का क्या होगा? ये उनका घर है तो देयर हाउस या फिर देयर्स। अब जहां पे ये दो दो वर्ड्स आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है ना? ये दो दो वर्ड्स क्यों हैं? अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात को समझना है। अभी हमने पढ़ा कि प्रोनाउंस वो हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं, राइट? है ना? हमने यही पढ़ा कि प्रोनाउंस वो हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। प्रोनाउन वो तो नहीं होते जो नाउन के पहले आते हैं। क्या कभी पॉसिबल है कि ही राहुल इज अ डॉक्टर या राहुल ही इज अ डॉक्टर? हम लोग ऐसे करते हैं कभी? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं ना। इसलिए देखिए यहाँ पर ना हम एक रफ पेज ले लेते हैं समझाने के लिए। देखो, माई और माइन में पता है क्या फर्क है? जो माई है ना, इसके बाद आपको हमेशा एक नाउन चाहिए, चाहिए ना? एम आई राइट? हाय शशि। अगर ये मेरा कमरा है तो क्या बोलोगे? माई रूम। क्या बोलोगे? माई रूम। तुम्हारा कमरा है योर रूम, उसका कमरा है हिज रूम, किसी लड़की का कमरा है हर, उनका है देयर, किसी चीज का है ऐसे। जिन शब्दों के बाद में एक नाउन चाहिए होता है ना, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? वो एडजेक्टिव। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हैं ना, ये सभी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या है ये सभी? पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इनके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, और प्रोनाउन कभी नाउन अपने साथ लेके आ ही नहीं सकते। जो बचे हुए वर्ड्स हैं, कौन कौन से बच गए? जैसे कि माइन, जैसे कि आर्स, जैसे कि योर्स, मतलब जिनके बाद नाउन नहीं आ सकता, जैसे कि हर्स और देयर्स। बेचारे यही हैं जो प्योरली पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी नाउन के पहले नहीं आएंगे। ये आएंगे तो अकेले आएंगे, ना शेर अकेला चलता है ऐसे टाइप्स, ठीक है? क्लियर? तो ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है जी? सायानिका, जो वर्ड्स के बाद में एक नाउन आएगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। जिनके बाद नाउन नहीं है वो प्रोनाउन है। जैसे कि दिस रूम इज माइन, दिस रूम इज माइन। तो ये माइन क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और अगर आपने बोल दिया दिस इज माई रूम, तो माई क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसमें समझने वाली क्या बात है जो आप इतना परेशान हो जाते हो? एक बात बताओ, ये सब आपको ऑलरेडी आता है, बस आपको इनका नाम याद करना है। आप ये भी बोलते हो, ये भी बोलते हो, कह दो कि आप नहीं बोलते हो, आप सब बोलते हो ना ये, कि मैम दिस फोन इज माइन या मैम दिस इज माई फोन, प्लीज डोंट टच इट। आप ये सब नॉर्मली बोलते हो, बस आपको इनकी थ्योरी को अब याद करना है। तो बस यही फर्क है, आपको जो आता है वो गलत थोड़ी है, बस उसका हमें कॉज मालूम करना है कि वो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ऐसे करके, ठीक है? माई के लिए नाउन चाहिए, माई के लिए एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात अंजलि ने बोली कि इन वाले शब्दों के लिए नाउन चाहिए, और जिनके बाद नाउन होना चाहिए वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। जिनके बाद कुछ नहीं चाहिए वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे प्रोनाउन, ठीक है? हाँ राइट, आशीष का राइट, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो अब पढ़ते हैं, मेन रूल्स की बात करते हैं हम लोग, है ना? अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे समझना है। अगर कभी कोई बातचीत कर रहा है, अगर कभी कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, योर्स दोनों में है, नहीं तो यहाँ पे योर है वहां पे योर्स है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है ना, ये कार्तिक है। माई, माई एडजेक्टिव है, रूम थोड़ी एडजेक्टिव है, रूम तो नाउन है ना? ये है एडजेक्टिव, ये ये और ये, ठीक है? हाँ, अब जैसे अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, उन दोनों में से फर्स्ट पर्सन कौन होगा? अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उन दोनों में से फर्स्ट पर्सन कौन होगा? कभी सुना आपने पर्सन क्या होते हैं? जो बोल रहा है। वेरी गुड, सनी ने कहा जो बोल रहा है, राइट आशीष? जो बोल रहा है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं तो जो बात को बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, हर इंसान अपने आप को इनमें से क्या बोलेगा? हर इंसान इन सातों में से अपने आप को क्या बोलेगा? इंसान अपने आप के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज करता है? आई का यूज करता है हमेशा, है ना? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो बात करने वाला व्यक्ति है वो ग्रुप में है, फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों की टीम है, वो एक स्कूल में जाते हैं और वो बच्चों को फायदे बता रहे हैं इंटरनेट के, तो वो चारों अपने आप को क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे, वी, है ना? अगर उनमें से कोई एक बात कर रहा है तो आई है, लेकिन जब सारे अपने बारे में बता रहे हैं तो क्या है? फिर वो वी है।
तो ये जो आई और वी है ये क्या कहलाते हैं डियर ऑल? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब वो जो लोग बच्चों से बात कर रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज करें कि भाई आप सभी को इंटरनेट के फायदे पता होने चाहिए। तो आपका मतलब क्या है? आपका मतलब है यू। तो यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, है ना। अब अगर वो लोग बताने लग जाएं कि क्या आपने एलन मस्क के बारे में सुना है, क्या आपने मार्क जुगरबर्ग के बारे में सुना है, तो वो एलन मस्क या मार्क जुगरबर्ग के बारे में क्या वर्ड बोलेंगे? ही बोलेंगे। अब ये जो ही है, क्या ये बोलने वाला है? नहीं। क्या ये सुनने वाला है? नहीं। इसलिए ही क्या है? ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आप बोलते हैं कि भाई कि मैम कल हमने एक घर खरीदा है। मैंने कहा अच्छा किसने दिलवाया? तो आपने कहा कि मैम मतलब थर्ड पार्टी से हमने हेल्प ली है। तो थर्ड पार्टी से हेल्प ली है इसका मतलब क्या है कि ना आप ना मैं, कोई और ही व्यक्ति है ये, है ना बेचने वाला ना खरीदने वाला, बल्कि ये कोई और ही बंदा है, इसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं कौन कौन से? आई, सॉरी ही, शी, इट और दे, ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों हमारे थर्ड पर्सन है, बिकॉज ये वो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे? शी बोलेंगे। अगर हम पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हम इट बोलेंगे। और हम सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें तो फिर हम लोग यहाँ पे दे बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? दे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसे याद करते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पे भाई सब लोगों को? ऐसे करके आपको इसे याद करना है, ठीक है। चलिए अब पता है क्या होता है, हाँ या तो उनका नाम बोलेंगे, जब नाम बोल दिया तो नाउन आ गया। हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन मतलब नेम की जगह पे वर्ड यूज करना, है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ से ना थर्ड पर्सन को क्या बोलेंगे बेटा? ही, शी, इट या दे बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पूनम अभी दो ही हुए हैं बस, सुभाष मेहता एक बार क्लास के बाद शुरू वाला रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, 10 मिनट का, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले रूल के बारे में। देखो पहला रूल क्या कह रहा है? रूल ऑफ 2 3 1। अब पता है क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप और मैं, ही और इट की पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है क्या मैम? नहीं होता है ना मनु, क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि दिस कार इज हिज, है ना। अगर बोलना भी तो दिस कार इज हिज ही बोल देते हैं हम, है ना। तो हिज और जो इट्स है ना वो हमेशा एक नाउन के पहले ही आता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आपको पता है जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं और वो कल मार्केट गए थे, तो लोग पता है कैसे बोलते हैं? आई एंड ही, ऐसे बोलते हैं सब लोग, है ना। या इवन लोग ऐसे बोलते हैं मी एंड ही वेंट टू द मार्केट, है ना। तो दिस इज रॉन्ग। सबसे पहली बात तो अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने काम किया है, तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा आपको सब्जेक्ट लगाना है। नहीं अमित, हम वी से नहीं रिप्लेस कर सकते, ठीक है। वी अलग है, ही अलग है। अच्छा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा हमने खाना खा लिया है, हमने मेरा मतलब है मेरी फैमिली ने या सारे के सारे टीचर्स ने, क्या उसमें आपने भी खाना खा लिया? नॉट एट ऑल। इसलिए वी में कभी भी यू या ही शी इंक्लूड नहीं होता है। ये बात समझ रहे हो? वी मतलब मेरी तरफ के परिवार वाले, टीचर्स, कंपनी वाले, ये हो गए। समझ रहे हो इस बात को? नहीं नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बोल रही कि हमने मतलब वो वाला वी, मतलब इंग्लिश वाले वी के बारे में बात कर रही हूँ। वी मतलब प्लूरल बट मेरी साइड वाले, ठीक है। चलो अब देखो इस रूल को समझते हैं। ये एक बहुत ही शानदार रूल है। अगर आप देखो ये सेंटेंस को पढ़ो, आई यू एंड ही वेंट टू द शॉपिंग यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो क्रॉस लगा है, ये वाक्य गलत है। पता है क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है, एक तो बताओ पहले मुझे, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन था? फर्स्ट। यू कौन सा है? सेकंड। और ही कौन सा है? थर्ड। अब पता है इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है, अच्छा आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है और कैप्टन से पूछा जा रहा है, कैप्टन टीम जीत गई और कैप्टन से पूछ रहे हैं कि सर बताइए ये जो विजय आपको प्राप्त हुई है इसका श्रेय आप किससे देंगे? ठीक है। तो अगर कैप्टन ये बोले कि जो भी किया है मैंने किया है, सब कुछ मेरी ही मेहनत है, मुझे देंगे, तो क्या कैप्टन ऐसे अच्छा लगेगा बोलता हुआ? नहीं। कितना रूड, कितना अहंकारी लग रहा है ना, है ना। कैप्टन को क्या कहना पड़ेगा? कैप्टन को कहना पड़ेगा कि मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला, है ना। सबसे पहले वो अप्रिसिएशन किसको देंगे? अपनी टीम को देंगे कि मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। फिर वो बोलेंगे कि भाई कंट्री के लोगों ने आपने बहुत प्रे किया, हमारे ऊपर विश्वास किया, इसलिए हम जीते। और सबसे बाद में कैप्टन बोलेगा कि मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई थी और वो स्ट्रैटेजीज मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस करी और वो सक्सेसफुल हुई। ये होता है अच्छे तरीके से कहने का तरीका, है ना। अगर आपके घर में आपका इंटरव्यू लिया, जरा आपका सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और अब आपका इंटरव्यू हो रहा है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आपने सफलता पाई, आपकी जॉब लग गई है, किसका सबसे बड़ा हाथ है? तो ये नहीं बोला मैंने मेहनत करी, बाकी तो सब रद्दी है, किसी को कुछ नहीं आता जाता। नहीं, अगर आप घर में है तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे, है ना। तो हमारे, हाँ मम्मी पापा को बोलोगे। तो हमारे मैनर्स यही कहते हैं कि हम जहां पे भी है ना, सबसे पहले हम अपने सामने वाले को श्रेय देते हैं। किसको श्रेय देते हैं? सबसे पहले हम अपने सामने वाले को श्रेय देते हैं। तो सामने वाले का मतलब है यू। इसलिए जब भी आप कुछ पॉजिटिव बोले ना, जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव लिखा हुआ है या वो एक जनरल स्टेटमेंट भी है, तो वहां पे हमेशा आपका सबसे पहले कौन आना चाहिए? यू आना चाहिए। कौन आएगा सबसे पहले? यू आएगा, ठीक है। यू के बाद मतलब सेकंड पर्सन हो गया, फिर आएगा हमारा थर्ड पर्सन, मतलब ही, शी, इट, दे, जो भी लिखा है। और सबसे बाद में मैं अपने बारे में बात करूंगी, तो इसलिए 2 3 1, अर्थात पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और सबसे बाद में फर्स्ट पर्सन, राइट। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट मतलब 2 3 1, ये करेक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो इसका नीचे वाला। ऐसा तो भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास तीनों ही प्रोनाउन आ जाए, कभी कभी हमारे पास दो भी आ सकते हैं, है ना। कभी कभी हमारे पास दो भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, आई एंड शी विल अटेंड द क्लास टुडे, क्या लिखा है? आई एंड शी विल अटेंड द क्लास टुडे। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? पहले 3 और फिर 1। कहने का मतलब डियर ऑल
चाहे 2 आए कि 2 से ज्यादा आए, आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए 2 3 1, चाहे 2 1, चाहे 2 3, चाहे 3 1। बोलो भाई, ये बात सब लोगों को समझ में आई है यहाँ पे? हाँ, सारे रूल्स कवर हो जाएंगे आशीष, और प्लीज यार एक बार में बात समझ में आ जाती है, ठीक है? आप कुछ रूल्स से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, राइट। चलिए, अभी ये अगर समझ में आया तो फिर अगला पढ़ते हैं, क्योंकि अगला ये वाला है। अजीब सेंटेंसेस है, हाँ, आपको देख के ऐसे ही लगेगा, बट आप इन्हें रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अंजलि की मतलब मार्केट कल कौन कौन गया था, तो आप यही बोलते हो ना कि माई ब्रदर एंड मी, बट इट इज रॉन्ग। माई ब्रदर एंड आई, इट शुड बी द राइट सेंटेंस। नहीं, 1 2 नहीं करना है, 1 2 कब करेंगे, अभी आ रहे हैं उससे, ठीक है अलेखा? राइट। चलिए, अब देखिए इसका एक अगला रूल भी है। मी इसलिए नहीं अभिषेक क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है ना। मी का मतलब है मेरे ऊपर कोई काम किया गया, लेकिन अगर मैं मार्केट गई तो आई वेंट टू मार्केट, ना कि मी वेंट टू मार्केट। आपको पता है लोग सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं। देखो मैं आपको एक रूल बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड के लिए ही होता तो 2 3 1 ही होता। हाँ जी राहुल, सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है? आपको पता है क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ देखो, इट इज मी, इट इज मी हु हेल्प्ड यू। वो मैं हूं जिसने तुम्हें हेल्प की। इट इज मी हु हेल्प यू। अब आपको पता है लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय इट इज मी। लेकिन अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या इन दोनों वाक्य में मेरे ऊपर कोई काम ट्रांसफर हो रहा है क्या? इन दोनों वाक्यों में क्या मेरे ऊपर कोई काम ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा ना। मैं तो काम को कर रही हूँ, है ना भाई, मैं तो काम को कर रही हूँ। और जब मैं काम कर रही हूँ, मैंने आपको मदद करी है, वो मैं हूं जिसने आपको मदद की। तो इट इज मी तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ। करेक्ट क्या होना चाहिए? इट इज आई। अब आप पढ़ के देखो तो आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, बट यू वोंट बिलीव गाइस, यही है जो करेक्ट सेंटेंस है। ग्रामर में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको देखने में लगेंगे कि ये तो बिल्कुल सही लिखा है। इवन आपको मतलब हमें बचपन से इतना गलत इंग्लिश पढ़ने की आदत है कि जब कहीं रूल देखते हैं तो वो गलत लगता है, उस पर भरोसा करने का मन नहीं करता, तो मन कहता है ये क्या फालतू का ड्रामा है यार, है ना? तो हम लोग इतना गलत पढ़ रहे हैं, और इसलिए जब मैं आपको सही पढ़ तो आपको लग रहा होगा यार मैम ये तो मतलब बिल्कुल और लग रहा है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। अब आप किसी को बोलोगे ना हाय इट इज आई, तो कोई सामने वाला सोचेगा इसे इसे कुछ नहीं आता, लेकिन वही सोचेगा जिसे कुछ आता नहीं है। जिसे आता है उसे पता है कि आप सही बोल रहे हो, है ना? और आप जो आप स्पोकन में बोलते हो ना कीप इट डिफरेंट, वो फर्क है, स्पोकन वाला फर्क है बिल्कुल। तो उसे आप वैसे ही रखो, बस ये एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर वाली को फॉलो करना है, ठीक है? वी डू शिखा, अभी तो आज दूसरा ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब तक 3 4 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, आपका आपकी ग्रामर पे से, आपकी इंग्लिश पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा, पूरा का पूरा। चलो, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि जब सब्जेक्ट है तो मतलब वो काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मी आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है, यहाँ मी आ सकता है। देखो कब आएगा सेंटेंस, देखो ये वाला, इट इज मी हुम यू हेल्प। अब देखो ये वाला वाक्य पढ़ के देखो, वो मैं हूं जिसको आपने मदद की थी, है ना? ये वाला पढ़ो, इट इज मी हुम यू हेल्प। बताओ ये वाला सही नहीं? ये इट इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। बताओ बताओ क्यों सही है ये? ना पैसे वैसे नहीं सोचना आपको, आपको तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का देखना है केवल। आप मुझे बताओ ये वाला वाक्य क्यों सही है, यहाँ पे आई क्यों नहीं आना चाहिए? अरे आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, आप बस सेंटेंस को सोचो। एग्जैक्टली अनुज ने बताया, क्योंकि मेरे पे काम हुआ है। यहाँ पर काम किसने किया? आपने किया, आप हुए सब्जेक्ट। और आपने किसको मदद की? आपने मेरी मदद की, तो आप हुए सब्जेक्ट और मैं हुई ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये इसलिए करेक्ट है यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको मदद की है, मैं सब्जेक्ट हूँ, आप ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको हेल्प किया। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही, इवन मुझे आप हेल्प कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट, मैं हूँ ऑब्जेक्ट। तो ग्रामर इज वेरी सिंपल, अगर आपको रूल समझ में आ रहे हैं तो। ये बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं, इसमें हर एक रूल पे लॉजिक है, और वो लॉजिक ही बस हमें समझना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं काम कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट है, मेरे ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही सिंपल है। चलिए अनदर वन। तो जब हमने अच्छा काम किया तो 2 3 1 आया, है ना? राइट। और जब हमने गलत काम किया तो 1 2 3 आया। अब अगर मैं, आप और रश्मि है, ठीक है, हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे और हमसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? गाड़ी को मैं चला रही थी और बाकी 2 लोग बैठे हुए थे, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी काफी डैमेज हो गई। मेरे पापा ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो क्या मैं ये बोल दूं कि पापा रश्मि ने एक्सीडेंट करवाया है, रश्मि ने एक्सीडेंट कराया और आपने कराया, मैंने कुछ नहीं किया? ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना? ठीक है, ये गलत बात है ना? मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे सबसे पहले अपने आप पे बोलना चाहिए कि पापा मैंने गाड़ी सही नहीं चलाई, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर भी हमारे मैनर्स यही बोलते हैं कि अगर कुछ अनप्लेजेंट है, अगर कुछ गलत बात है, कुछ बैड हुआ है, तो सबसे पहले आप स्वयं को रखिए, फिर सामने वाले को, और फिर थर्ड पर्सन को। जबकि हम ऐसा करते थोड़ी है, जब गलती होती है तो दूसरे पे मत देते हैं ना, उसमें अलग ही स्वाद आता है। जैसे बचपन में कहते थे कुछ टूट जाता था, पापा भैया ने तोड़ा है, पापा भी भैया को तोड़ रहे हैं, है? फिर पापा के जाने के बाद भैया हमें तोड़ रहा है। चलिए, सो यू ही एंड आई मेड अ ब्लंडर टुडे। ब्लंडर मतलब एक बहुत बड़ी मिस्टेक, है ना? हाँ, फिर दोनों रो रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे भाई अगर हमने गलत काम किया है तो सबसे पहले कौन आएगा? आई आएगा, फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, और फिर आएगा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है? एक और चीज ध्यान रखना, ये कभी मत करना कि आई यू एंड हिम, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
अगर एक काम करने वाला है तो दूसरा भी काम करने वाला है और तीसरा भी काम करने वाला ही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ब्लंडर मतलब मिस्टेक, महा मिस्टेक। ये वाला देखो, यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट। तो करेक्ट क्या है? आई एंड यू। क्या है करेक्ट? आई एंड यू। तो अगर कुछ भी रॉन्ग डूइंग है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? आप वहां पे 1 2 3 लगाएंगे। क्लियर? दोनों रूल समझ में आ गए? तो बताओ पॉजिटिव के लिए हमने क्या सीक्वेंस फॉलो किया? पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाया? 2 3 1 लगाया। और रॉन्ग डूइंग में हम क्या लगा रहे हैं? रॉन्ग डूइंग में क्या लगा रहे हैं? 1 2 3। अब आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर सेंटेंस है कि आई यू एंड शी, आई यू एंड शी हेल्प हैव टू हेल्प द ओल्ड मैन, तो बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट लिखा है? यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। आई यू एंड शी हैव टू हेल्प द ओल्ड मैन, गलत है तो बताओ करेक्ट क्या बनेगा? वेरी गुड अंजलि, मनु, गुलशन, एवरीबॉडी, धीरज, आशु। हाँ जी, पहले हम अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हम तो गरीब व्यक्ति की हेल्प करें, बूढ़े व्यक्ति की। तो पहले यू, फिर शी, और सबसे बाद में आई, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए ग्रेट, अच्छे सबको याद हो गया, ये वाला आ जाएगा। अच्छा, अगर कभी भी हमारे पास में प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, प्लूरल जैसे कि भाई देखो, प्लूरल में कौन कौन आएगा? वी आएगा भाई, वी मतलब हम एक से ज्यादा होने चाहिए। यू भी पॉसिबल है, देखो यू दोनों होते हैं, सिंगुलर भी, जब मैं किसी एक बच्चे को बोलूंगी तो सिंगुलर है, आप सबको कोई कमांड दूंगी तो यू क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा उस केस में, है ना। और एक वर्ड है हमारा दे, ये तीनों वर्ड हमारे प्लूरल होते हैं, बस ये तीन ही वर्ड है जो हमारे उन सातों में से प्लूरल हैं। अब प्लूरल प्रोनाउन अगर आ रहा है ना, अब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अब आपको दोनों में ही क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 का यूज करना है। ठीक है, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर आपके पास सिर्फ प्लूरल प्रोनाउन है तो आप ओनली एंड ओनली 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल केस में सिर्फ और सिर्फ एक लगेगा, कौन सा? 1 2 3। दे, यू एंड वी वेंट टू शॉपिंग यस्टरडे, पहला कौन सा आएगा? वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पे आता है यू, और थर्ड पे आता है दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नेगेटिव पॉजिटिव किसके हिसाब से देखना है? मतलब मैं समझी नहीं कार्तिक, किसके हिसाब से मतलब कैसे? इस वाले रूल में तो आपको देखना ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, ओनली प्लूरल हो सब्जेक्ट, हाँ सिर्फ तभी। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ आप 1 2 3 को लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखो, यहाँ पे अगला देखो, देखिए अगर हमारे पास कभी भी बिटवीन, एंड, बट, लेट, एक्सेप्ट, लाइक, इनमें से कोई भी वर्ड अगर हमें गिवन है ना, एंड हटा दो बेटा, एंड के साथ दोनों आते हैं, तो इसके बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। कौन सा केस यूज करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। पिछले दूर की बात, अगर कोई चीज मेरे हिसाब से पॉजिटिव हो, सामने ऐसा ऐसा नहीं होता कार्तिक, मतलब हिसाब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अगर आप गलती कर रहे हो तो वो सबके लिए गलत है, ये थोड़ी कि आपके लिए अच्छी हो जाएगी। वो आपका अगर सेंटेंस लिखा है वो तो एग्जैक्टली श्वेता ने जो बोला काम के हिसाब से ना, वो एक्शन मोरली करेक्ट है कि नहीं, आपको ये देखना है। अब कोई चोर है, उसके लिए चोरी अच्छी बात थोड़ी है, उसको भी पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, पता तो उसे भी है, वो भले बताए या काम ना छोड़े, वो उसकी अलग बात है, पता तो है रॉन्ग इज रॉन्ग, एग्जैक्टली है ना। चलो गाइस एक बात ध्यान से सुन लो, इसके साथ ऑल प्रेपोजिशन ऑल वर्ब भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मनु, ऑल प्रेपोजिशंस तो कर ही कर सकते हैं। देखो सब लोग ध्यान दो इस बात पे प्लीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड्स इन प्लूरल गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव केस। कार्तिक कृतिका इसको नेगेटिव कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला सेंटेंस है ना कि हम पनिश किए जाएंगे, है ना। तो अगर हमारा सेंटेंस होता है कि भाई आप और हम पनिश किए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले वी एंड देन यू, तो वी एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट, तो भी 1 2 3 रहेगा। क्लियर? आ जाओ। हाँ जी, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इससे काफी सारे सवाल आते हैं, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर आपने कोई भी प्रेपोजिशन ली, ज्यादातर सवाल इन्हीं पे आता है, या लेट, देखो लेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, मतलब ये वाले नीचे वाले जो लिखे हैं ना, ये वाले केस आप लोगों को हमेशा लगाना है, ये ठीक है, ऑलवेज ये वाले केसेस आपको यूज करने, ये वाले इनके बाद कभी भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले जो है आप कभी भी नहीं लगाओगे। जैसे आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जाने दो, तो क्या मैं आपसे बोल सकती हूँ लेट आई गो? क्या आपने कभी सुना है लेट आई गो? क्या कभी होता है ऐसे? क्या बोलते हो आप लोग हमेशा? लेट मी गो। कभी भी लेट आई गो, लेट ही गो, लेट शी गो, ये कभी नहीं होता, नेवर एवर। अच्छा पता है इसका रीजन क्या है? देखो जब मैंने आपसे बोला कि मुझे जाने दो, तो आप मुझे बताओ कि इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? अगर मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा हाँ वो बिटवीन एंड वाला होगा, राइट राइट मानो, हाँ जी। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर मैंने आपसे बोला कि आप मुझे जाने दो, तो एक्चुअली यहाँ पे काम तो आप करोगे ना, आप मुझे परमिशन या तो दोगे या आप मुझे परमिशन नहीं दोगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही इस सेंटेंस में, आई एम जस्ट लाइक सेइंग कि लेट मी गो, तो यू विल बी द वन हु विल गिव परमिशन टू मी, दैट्स व्हाई लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, बिटवीन, जैसे हाँ यहाँ पे एंड इसलिए लिखा था क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, तो जैसे कि बिटवीन, मैं हाँ ये यहाँ नीचे लिखा ना, यहाँ पे पढ़ो, देखो ये रहा, शी इज इंटेलिजेंट बिटवीन आई एंड शी, है ना, हम दोनों के बीच में, मेरे और उसके बीच में वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो शी इज इंटेलिजेंट बिटवीन मी एंड हर, ना कि आई एंड शी। क्या लगेगा? बिटवीन मी एंड हर। तो आप ध्यान रखें, आपको याद करने पड़ेंगे ये कि इनके बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केसेस का ही यूज करते हैं, ये बात याद रहेगी सब लोगों को। ठीक है जी,
आगे चला जाए। देखो इसका मैं ना आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है, इस वाले का नहीं बेटा एक्सेप्ट भी होगा ऑलवेज, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये वाला नहीं है, ये देखो, ये वाला देखो, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। बताओ क्या गलत है? देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी, क्या गलत है यहाँ पे? बिल्कुल, आपके पिताजी और उसके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो बिटवीन के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो हर, मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्लियर? ऑल प्रेपोजिशंस समेत सारी की सारी प्रेपोजिशंस, बट यूजुअली क्वेश्चन आपको बिटवीन पे सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। हाँ जी संगीता बेटा, आप क्लास के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए गाइस कम बैक करते हैं, अगले पे आ जाते हैं। ये हमने कर लिया, एक और देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखो। अब जैसे ये वाला केस अगर आप देखते हो ना, आई एम गोइंग सो सॉरी, आई एम गोइंग विद राहुल एंड शी, तो डेफिनेटली गलत है। अगर मैं जा रही हूँ तो जिनके भी साथ मैं जा रही हूँ ना, वो लोग क्या आएंगे? वो मेरे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, तो विद राहुल एंड हर। लेट ही डू द वर्क, क्या है करेक्ट? लेट हिम डू द वर्क। लेट आई डू द जॉब, लेट मी डू द जॉब। एवरीबडी बट ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। हर कोई था क्लास में लेकिन वो उपस्थित नहीं था, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जब ऐसे बट लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? उसके अलावा, है ना। एवरीबडी बट हिम वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। यू शुड नॉट लाफ एट आई, एट क्या है? प्रेपोजिशन है, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? मी। हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट था इसके अलावा, तो शी की जगह पे क्या आ गया? हर, है ना मनु, ये एक्सेप्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ जी हर ठीक है, तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले रूल पे बढ़ लिया जाए ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ये लो, देखिए अब आपको पता है ये है दुनिया का सबसे ज्यादा गलत बोला जाने वाला सेंटेंस। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम मुझसे ज्यादा लंबे हो तो क्या बोलते हैं? यू आर टॉलर देन मी। आपको पता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा गलत बोला जाने वाला सेंटेंस है, बिकॉज राइट सेंटेंस शुड बी यू आर टॉलर देन आई। अब ये क्यों होना चाहिए? तो आप ही मुझे सोच के बताइए, अगर आप मुझसे ज्यादा लंबे हैं तो क्या आप मुझ पे कोई काम कर रहे हैं ओ संगीता, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, एंड आई रियली प्रे कि वो जल्दी से सही हो जाए आपके डैडी। ओके तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू, ठीक हो जाएंगे पापा, टेंशन ना लो आप, है ना। आप अभी ध्यान रखो उनका, और आप रिकॉर्ड में देख लेना, और कोई भी दिक्कत आए तो आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, हाँ, ही विल बी वेल सून, डोंट वरी हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ देखो, जब भी हम लोग क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, तुम मुझसे अच्छे हो, तुम मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे ज्यादा कमाते हो या कम कमाते हो, इन सभी केसेस में दूसरे व्यक्ति पर आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो। अब अगर मैं आपसे बोली कि वो उतना स्मार्ट है जितनी मैं, वो उतना ही स्मार्ट है जितनी मैं, तो ही इज एज स्मार्ट एज मी, लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट मी गलत है, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। अगर वो स्मार्ट है तो मैं भी तो हूँ, तो जो क्वालिटी उसकी है वो मेरी भी है, तो वी बोथ आर सब्जेक्ट। तो ही इज एज स्मार्ट एज आई। मेरा भाई उससे ज्यादा तेज दौड़ता है। भाई कंपैरिजन तभी तो हुआ होगा जब दोनों दौड़ते होंगे। एम आई राइट गाइस? अगर मेरा भाई उस लड़के से ज्यादा तेज दौड़ता है तो दोनों दौड़े होंगे तभी तो कंपैरिजन होगा। और जब दोनों दौड़ रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट होने चाहिए? डेफिनेटली सब्जेक्ट होने चाहिए। तो माई ब्रदर रन फास्टर देन ही मैं तुम्हें उतने ही, अच्छा देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखो ध्यान से। मैं तुम्हें उतने ही अच्छे से जानती हूँ जितने अच्छे से उसे जानती हूँ। इस वाले में देखो हिम बिल्कुल सही है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं भी जानती हूँ और उसे भी जानती हूँ, और जब मैं दोनों को जानती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ और बाकी के दोनों क्या है? बाकी के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो ध्यान रखें। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना आवाज? क्या हुआ? अभी कैसी आ रही है? एको हो गया है? एको हो गया है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो ना एक्चुअली मेरे ब्लूटूथ डेड हो गए होंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं इनको चार्जिंग लगा दी, 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये बंद हो नहीं, चल तो रहे हैं, क्या हुआ? क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब सही आ रही है? अभी ठीक है क्या? अब क्लियर आ रही है? अब तो नहीं एको आ रहा? एको है? अरे बताओ ना, एको है कि नहीं है? है? अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर इसका मतलब है ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा है, वो अभी लैपटॉप की आवाज आ रही है आपको। और कोई बात नहीं, इसको 2 मिनट के लिए मुझे बस चार्ज करना है, फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं माइक चेंज कर लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको 5 मिनट के लिए बस ऐसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर हम इसे वापस से लगा लेंगे, ठीक है। राइट जी, चलेगा ना? हाँ चलो चलो आ जाइए। तो हाँ जी, तो आई होप ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है वहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। हाँ जी 1 प्लस है ये। चलो आ जाइए, आना तो 1। देखिए आप लोगों ने कल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम हम लोग इट का यूज, सी को रिपीट कर दो दोबारा से। देखो सी वाले केस में शिखा पता है क्या है? अब देखो जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, जैसे मतलब सपोज शिखा आप हो, मैं हूँ, और एग्जाम्पल ले लिया कि रवि है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि रवि ने मुझे बोला कि शिखा तो आपकी स्टूडेंट है, तो आप तो उससे ज्यादा फेवर करोगे, मैं तो आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मैंने रवि से बोला
कि शिखा को मैं उतने ही तरीके से जानती हूँ जितने तरीके से मैं तुम्हें जानती हूँ। तो यू टू आर इक्वल, है ना? तो मैं जितना शिखा को जानती हूँ उतना ही तुम्हें जानती हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे काम तो बस मैं कर रही हूँ, भाई मैं जानती हूँ किस किस को, उसको भी और इस लड़की को भी। तो मैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई और ये दोनों क्या हो गए, मेरे ऑब्जेक्ट हो गए, है ना? तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आया, हिम आया, इसलिए यहाँ पे ही नहीं आया, राइट? अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो, रहने दो, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज्यादा, छोड़ो। या पूछ लूँ क्या? चलो पूछ लेती हूँ। अगर ये सेंटेंस है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर ये सेंटेंस है कि मैं आपको उतने ही अच्छे से जानती हूँ जितने अच्छे से ये आपको जानता है, ठीक है? अगर मैं आपको जानती हूँ उतने ही अच्छे से जितने अच्छे से ये आपको जानता है, तो क्या तब भी हिम आएगा क्या? तब ही आएगा ना? है ना? तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग समझ में आ रहे हैं, है ना? जब ही आएगा तो सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि मैं भी आपको जानती हूँ और ये भी आपको जानता है ना? और हिम कब आ रहा है? जब मैं आपको जानती हूँ और मैं इसे भी जानती हूँ, है ना? तो इसलिए मैंने पूछा, तो आपको पता है सेंटेंसेस को ना आपको समझना है, लाइक वो आपको क्या मीनिंग देने का ट्राई कर रहा है ना, राइट? तो जैसे इस वाले केस में दोनों पॉसिबल है। हाँ, एक बार सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से और एक बार ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। नहीं जिशान, वो तो आपको मतलब खुद समझ में आ जाएगा, आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? चलो जी, आ जाओ। अनदर वन, अगला देखते हैं क्विकली। तो जी इट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है नॉन लिविंग चीजों के लिए। नॉन लिविंग चीजें जैसे कि ये एक पेन है, तो आप क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे इट इज अ पेन। क्या बोलेंगे आप इसे? इट इज अ पेन, है ना? इट इज अ पेन। नेचुरल इंसिडेंट्स जैसे कि भाई अगर बारिश हो रही है तो आप क्या बोलते हो? इट इज रेनिंग, ना कि रेन इज कमिंग, ऐसे नहीं बोलना। क्या बोलते हो आप इसे? इट इज रेनिंग। धूप है, छाव है, धूप है तो इट इज सनी, और छाव है तो इट इज शेडी, राइट? या अंधेरा है तो इट इज डार्क। टाइम मंथ्स ईयर्स के लिए, आज क्या है? आज वेंसडे है, तो इट इज वेंसडे टुडे, इट इज वेंसडे टुडे, ऐसे, राइट? इट इज वेंसडे टुडे। 2021 है तो इट इज 2021। मार्च है तो इट इज मार्च, ऐसे करके। टू एम्फेसाइज, एक्सक्यूज मी गाइस, टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जब आप ऐसे बोलते हो कि मॉम ये रतिका है और ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरी क्लासमेट है, तो आप क्या बोलते हो? इट इज रतिका हु हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। ये रतिका है जो मुझे होमवर्क के साथ हेल्प करती है, होमवर्क कराने में, वो हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, है ना? तो यहाँ पे इट गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी पे एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डाल के बताना, है ना? जोर डाल के बताना, ठीक है? इट वॉज आई क्या मतलब? मर गए क्या? अगर इट वॉज आई कर दे तो हम मतलब टाटा बाय बाय हो गया, हमारी आत्मा बोल रही है इट वॉज आई, ठीक है? इट इज आई, प्रेजेंट जिंदा है तो इट इज आई, ठीक है? बेबी के लिए भी, हाँ बेबी के लिए भी। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स जैसे बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज राखी, इट्स एब्सोल्युटली राइट। जैसे इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग होता है, ही इज अ डॉग नहीं होता है। ही मतलब आप किसी लड़के को बोल रहे हो ये कुत्ता है, गलत हो जाता है वो, ठीक है? तो इट इज अ डॉग, ओके? एंड यस, लास्ट इज फॉर द बेबीज। हम बेबीज के केस में भी लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब बेबीज का जेंडर नहीं पता होता या क्लियर नहीं होता। मतलब हमें पता है अपने बेबी के बारे में, वो उसको लड़का है कि लड़की, बट जब वाक्य में नाम को दे रखा हो, जैसे अगर सेंटेंस लिखा है कि द बेबी इज प्लेइंग, अगर वाक्य आपके सामने आ गया द बेबी इज प्लेइंग विद ब्लैंक स्पेस टॉयज, तो ये किसके टॉयज हैं? उस बच्चे के। बट क्या यहाँ पे लिखा है कि लड़का है कि लड़की है? नहीं लिखा ना, तो क्या बोलोगे आप इसे? इट्स टॉयज। श्वेता बेटा ये वाला इट्स नहीं लिखना है बच्चे, ये वाला जो इट्स है ना, ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की, इट वॉज की और इट हैज की, तो इसका प्रयोग नहीं करना बच्चे। अपने के लिए हमेशा क्या बोलोगे आप? ये वाला इट्स बोलोगे, ये वाला, ठीक है? चलो क्लियर है यहाँ तक हम सभी लोग? ऑलराइट, आ जाइए, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, है ना? चलो नेक्स्ट केस बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जब हम वर्ड में सेल्फ लगा देते हैं ना, जैसे आई का माई सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, आर का आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, जो भी काम है ना, ये उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको वापस भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? ये उसे वापस भेज देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल भाई तुम अपना काम खुद कर लो, क्या बोलते हैं? तुम अपना काम खुद कर लो, तो क्या बोलोगे आप इसे? डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या बोलोगे आप लोग इसे? डू योर वर्क योर सेल्फ। क्या बोलोगे? डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना? तो योर सेल्फ के लिए क्या हो जाएगा? मतलब स्वयं। तो जब कोई भी चीज क्या है, उसी पे वापस जा रही है ना? तो इसलिए हम लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं, वो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैंने खुद को बताया भाई, मैंने खुद को समझाया कि मुझे एक घोड़े पर सारा का सारा जो अपना बेट है, जो बेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्त नहीं लगानी चाहिए। तो क्या लिखा है? आई टोल्ड माई सेल्फ
नॉट टू बेट ऑल द मनी ऑन वन हॉर्स। तो मैंने किसी और को तो नहीं बताया, मैंने स्वयं को बताया है। तो जहाँ पे ये स्वयं या खुद वाला मीनिंग आ जाता है, वहां पे हम लोग इन शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल आता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है कि शी के लिए हर सेल्फ लगेगा। नहीं 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 निशा बेटा, वो सब खत्म हो गए। नहीं, वो सारे के सारे पर्सनल के थे, है ना। अभी तक बेटा हमने जितने भी रूल्स पढ़े वो सारे पर्सनल प्रोनाउन के थे। ठीक है, हाँ जी, अभी तक के सारे रूल्स पर्सनल के थे, ये अब हमने रिफ्लेक्सिव स्टार्ट किया। आ जाओ। अच्छा, अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आता है, बहुत बहुत शानदार रूल यहाँ से आता है एग्जाम में। जैसे यहाँ देखो, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अच्छा, इसको हम लोग पहले इजी करते हैं थोड़ा सा। जैसे डियर ऑल, अगर एक सेंटेंस है मेरा कि आई इंजॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया, आई इंजॉयड एट द पार्टी। अब ये वाक्य सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, कुछ भी इसमें गलत नहीं लग रहा है। बट आपको पता है इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि ये जो मेरी वर्ब है ना भाई, ये सब्जेक्ट है, राइट, ये वर्ब है। अब ये जो मेरी वर्ब है ना, इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। पता है क्यों? अगर आपने इंजॉय किया तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या इंजॉय किया। तो डियर ऑल, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करती हैं, और इन वर्ब्स को क्या कहते हैं? इन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव की हिंदी क्या होती है? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं भाई? ये सकर्मक क्रियाएं। स मतलब विद और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपने खाया तो आपने क्या खाया? कुछ तो आपने खाया होगा। आप नहीं बोल सकते आई एट और फुल स्टॉप। अगर आप बोलो आई एट फुल स्टॉप तो ये गलत है। क्या गलत है इसमें? इसमें आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या खाया है। एम आई राइट? मैंगो खाना जो भी आपने खाया। अगर कोई बोल दे कि आई किल्ड, मैंने मारा, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ लगा दो आई किल्ड इन द गार्डन, क्या ये अब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब भी नहीं दे रहा। सबसे जो मेन पार्ट है वो ये है कि भाई तूने किसे मारा, है ना। नहीं, अगर आपको बताना नहीं है तो फिर सेंटेंस ही क्यों बनाना? फिर तो सेंटेंस ही नहीं बनाओ। अब कोई आपसे आके बस एकदम से आपके रूम में भागा भागा आए, अनन्या मैंने मारा, अनन्या मैंने मारा। बेटा उसने मारा ना मारा, तुम जरूर उसके दो खींच के मारोगी, पहले तो ये बता किसको मारा, है ना। तो इसीलिए तो या तो सेंटेंस बनेगा तो कंप्लीट सेंस के साथ बनेगा, अदरवाइज सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा किसे मारा। तो इसे क्या बोलते हैं? इन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ट्रांजिटिव अर्थात ऐसे वर्ब्स जो निर्भर करते हैं ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये वर्ब्स आपको एक वैलिड मीनिंग या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, अब आप यहाँ पे रूल को समझिए। अब देखिए रूल क्या कहता है, इसे करेक्ट कैसे किया जाएगा, है ना। इसे करेक्ट करने के लिए ना आपके पास दो चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस ये है कि आप यहाँ से एड हटा दीजिए और अब आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब, एंड आपने क्या एंजॉय किया? क्या क्या एंजॉय किया? अब आपने आपने पार्टी को एंजॉय किया, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, है ना। नाउ यू गॉट द ऑब्जेक्ट। बट अगर अगर आपने यहाँ पर एट लगाना है तो अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लगाएं? तो जैसे अनन्या ने कहा कि अगर मेरा नहीं मन कर रहा है बताने का तो मैं क्या लगाऊं, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आपका दोस्त है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने आपसे कहा कि भाई उसको 10,000 रुपये चाहिए, आप कुछ नहीं कमाते। तो आपने कहा भाई मैं तो कमाता नहीं हूँ, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं। उसने कहा कि मतलब यार तू ये मान ली कि बस बहुत ही ज्यादा जरूरत है और मेरी जान पे बात आ रही है, तो मुझे ये पैसे चाहिए और तू कैसी भी अरेंजमेंट कर। तो आपने पापा से पूछा कि पापा ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, और आप पापा ने भी बना किया, बट आपने बोला कि पापा बहुत जरूरी है। तो पापा ने क्या बोला? ठीक है, तेरी जिम्मेदारी पे पैसे मैं दे रहा हूँ, है ना। पापा ने आपको पैसे दिए इस करके। हम कहने का मतलब ये है 1 महीने के लिए, 1 महीना गुजर गया, पापा ने आपसे बोला पैसों का क्या हुआ, आपने दोस्त से पूछा तो भाई दोस्त ने फोन कर दिया स्विच ऑफ, और दोस्त वहां से भाग गया। ठीक है, अब पापा जी हर दिन पूछ रहे हैं आपसे कि बेटा पैसों का क्या हुआ। ठीक है, अब एक बात बताएं, अब 1 महीना 2 महीने हो चुके हैं, पापा की आ गई है फूटने की बारी। तो आप बताइए इस कंडीशन में कौन फूटेगा? किसी कुटाई होगी अब यहाँ पे? हमारी होगी, है ना। हमारी क्यों होगी? क्योंकि हमने जो जिम्मेदारी ली थी ना, पापा मेरी जिम्मेदारी पे दे दो आप, मेरा तो बहुत पक्का दोस्त है ये, तो ऑब्वियसली अब मेरी पिटाई होगी। सिमिलरली ये जो सब्जेक्ट है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इस वर्ब की। ये वर्ब वो है जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर आपने ऑब्जेक्ट पेश नहीं किया बेटे, तो ये जो सब्जेक्ट है आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट की जगह देनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू आई आपको यहाँ पे माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। मैंने स्वयं ही पार्टी में मजे किए, मैं किसी के नहीं ले रहा, मैं तो खुद ही मजे कर लिए। मैं वहां गया, बहुत मजे किए मैंने, और मैं वापस आ गया। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इसका आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ देखिएगा आप लोग। वेट, रुको रुको, मैं लिख के बताती हूँ आपको आसान सा एग्जाम्पल पहले। अब यहाँ पे ये है कि भाई श्रुति इंट्रोड्यूस्ड श्रुति इंट्रोड्यूस द मिनिस्टर टू द मिनिस्टर। क्या ये वाक्य सही है? श्रुति इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर, बट श्रुति ने किसका परिचय कराया? श्रुति ने किसका परिचय कराया होगा? ये तो गलत है, यहाँ तो आपने बताया ही नहीं। तो या तो किसी और का कराया कि श्रुति इंट्रोड्यूस्ड हर ब्रदर, हर मदर, हर फादर, हर हस्बैंड, हर जो भी है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा?
अब आपको यहाँ पे हर सेल्फ लगाना पड़ेगा, हर सेल्फ द मिनिस्टर। अब ये वाक्य जाके पूरा हुआ, यहाँ पे ये गलत था, है ना? तो यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि इंट्रोड्यूस के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? क्या चाहिए आपको? हाँ जी बेटा, टू आएगा बेबी, टू आ जाएगा, राइट है ना? नहीं, टू आएगा, टू के बिना तो सेंटेंस करेक्ट नहीं है ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिना ऑब्जेक्ट के ये वाक्य अधूरा था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट ने अपने ऊपर काम किया होगा, अपने ऊपर किया होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगा दो। ये वाक्य तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हाँ धीरज, आप कैसे भी, ललित आप कैसे भी कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट देना है आप कैसे भी दो, जब ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव लगा दो। धीरज 7 PM तक क्लास होगा, ठीक है? इंग्लिश की क्लास 2 घंटे की होती है। सबसे पहला वर्ड है भाई अवेल। अवेल का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। इसलिए अगर कभी भी अवेल आता है तो आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है। एग्जाम्पल देखो, यू शुड अवेल, यू के हिसाब से योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। आपको आपकी लाइफ में आने वाले हर अवसर का स्वयं फायदा उठाना चाहिए, ना कि किसी और को बोलना चाहिए कि तू उठाना, पहले आप स्वयं फायदा उठाइए। एक्विट, टू बिहेव इन सेल्फ अपलॉडिंग वे, अपनी तारीफ करना। अब वो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, तो ही एक्विट्स हिमसेल्फ, अपनी तारीफ तो खुद करेगा इंसान, है ना? अडेप्ट, आपको स्वयं को ऐसे माहौल में ढालना पड़ेगा। एडजस्ट, अपने आप को करना पड़ेगा। रिकनसाइल, किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो बट आप खुशी खुशी नहीं कर रहे। अम्यूज या अप्लाई, कोई भी काम, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपने मुझे बोला कि मैम मैं यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मैं आपके लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, आपको स्वयं ही अप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ फॉर दिस जॉब, एम आई राइट? यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, आई कैन नॉट अप्लाई फॉर यू। समझ रहे हो इस बात को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना? एवेंज, प्राइड, एब्सेंट, एक्सर्ट, ट्राई और वर्क वेरी हार्ड। प्राइड या ओवररीच, इन सब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो भाई एंजॉय है, जिसपे काफी सवाल आते हैं। एक यहाँ पे अवेल है, जिसपे काफी क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट, एब्सेंट भी हैं, जो काफी बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। बस इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आप इन सबको याद जरूर कर लेना कि कभी अगर आपसे पूछ ले तो उस केस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को कि अगर हमारे पास इनमें से कोई भी वर्ब है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ओवर रीच इज लाइक किसी से भी मतलब आगे निकल जाना, है ना? या वो आपके आप लाइक उसमें है, वो आपसे बहुत आगे निकल गया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी है जिसे आप पहले चेस करते बट नाउ वो आपसे बहुत दूर निकल गया, रीच टू फार, दैट इज ओवर रीच। जैसे वो रेस करता करता बहुत दूर चला गया, तो ही ओवर रीच हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर कर दिया, मतलब डिस्टेंस वाइज। इंजॉय का एग्जाम्पल ये तो रहता बड़ा बड़ा, ये ना यहाँ पे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी या आई एंजॉयड द पार्टी। स्किप्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भी बता रही हूँ। एक ब्रेक चाहिए भाई, बट बहुत सारा अभी हमें रूल्स कंप्लीट करने हैं। चलो पानी पियो 2 मिनट के लिए। अच्छा, तब तक इसका एक क्वेश्चन करें, जिनको पानी नहीं पीना है क्वेश्चन करें यहाँ से, एग्जाम का आया हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा, है ना? देखो ये वाला, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। कह रहा है फायदा उठाओ उस हर मौके का जो आपके रास्ते में आए, अन्यथा आपको बाद में बहुत पछतावा करना पड़ेगा। बताओ कौन सा पार्ट गलत है और क्या आना चाहिए, ये भी बताओ। ए गलत है, वेल डन। और बताओ क्या आना चाहिए? नहीं आरती बेटा, बी में कोई गलती नहीं है। अभी हमने रूल, अगर अवेल है तो क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। अब बताओ अवेल के बाद कौन सा वर्ड आएगा? वेरी गुड निशा, जशान, शुभेंदु, मनु, बेबी, अभिषेक, किरण, एवरीबॉडी, परफेक्ट। अवेल के बाद क्या आएगा यहाँ पे? योर सेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योर सेल्फ, परफेक्ट। ठीक है जी, बस ऐसे देखो क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चंस निर्भर करते हैं रूल्स पे, कितने रूल आपने याद किए हैं उतने ही हम लोग सवाल कर पाते हैं ना। ठीक है जी, चलो अगला रूल पढ़े, आ जाइए अगले रूल पे आ जाइए। योरसेल्फ, क्योंकि धीरज आपसे बोला ना आपके लिए, तो यू के हिसाब से योरसेल्फ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया है हमें, सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मैं दे रही हूँ ना पीपीटीज में, वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है? चलो आ जाओ, सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्यों राज भाई? क्योंकि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, इसलिए, है ना? अवेल का रूल यहाँ देखो ना, पूनम एंड राज, यहाँ जो अभी हमने रूल पढ़ा है, ये देखो ना यहाँ पे, अगर हमारे पास वेट 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 वेट, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो, अगर अवेल आया है तो क्या आएगा? अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? याद कर लो बेटा, जब पढ़ा रही हो तो कहाँ पे दिमाग है। जब इनमें से कोई भी वर्ब आपके वाक्य में है तो उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा ब्रेक लिया, अच्छा कोई बात नहीं, बोला तो वाक्य में ना अवेल दे रखा था और रिफ्लेक्सिव नहीं था, है ना? तो हमें वहां पे लगाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मैंडेटरी है। एग्जैक्टली, उसे लगाए बिना ना वाक्य का मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मौके का फायदा उठाओ, कैसे उठाएं? अरे भाई स्वयं से उठाओ, देखो क्या कर सकते हो अपने लिए, ऐसे करके, है ना? हाँ जी, यही वर्ब्स है एग्जैक्टली। बी रिपीट कर दो एक बार। कह रहे हैं कि बेटा उसने
उसकी उसकी मर्जी नहीं थी, बट फिर भी उसने अपनी जो मदर इन लॉ है उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया। अब इसका मतलब ये है कि उसने बिना किसी से सलाह मशवरा लिए भाई खुद ही उसने एक्सेप्ट कर लिया ना अपनी मदर इन लॉ की उन डिमांड्स को जिनको वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शी हैज रिकंसाइल्ड हरसेल्फ टू डिमांड्स ऑफ हर मदर इन लॉ। ये करेक्ट बन जाएगा जब आप यहाँ पे हर सेल्फ लगा दोगे, है ना। तो ये जितने भी आपके पास वर्ड्स लिखे हैं ना ऊपर, इन सब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ये है आपका रूल, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? अच्छा अभी सी वाला बोला था ना, नहीं बी बोला था ना, सी। He resigned himself to his failure। इसका मतलब क्या है कि भाई वो अपने आप को ही दोषी ठहराता है अपने फेलियर के लिए, तो अपने आप को ही ठहराएगा यार, या तो किसी और को दोषी ठहराएगा इंसान, वरना किसे ठहराएगा? खुद को दोषी ठहराएगा। तो he resigned himself to his failure, है कि नहीं? हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ अगले पे चलते हैं। क्लियर? देखो अब आपको पता नहीं, इतना ही है रवि, आपको बस इन्हीं को याद करना है, ठीक है। ये सारे ही लिखे, इतने में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एग्जाम में इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ठीक है। एक बीजी को भी याद कर लेना, ठीक है। इन्हीं पे आपको अक्सर सवाल मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, ठीक है। बैंकिंग वाले एग्जाम्स में ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं सारे के सारे लिख के लिया कि अगर कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा है तो ग्रामर एटलीस्ट पूरी हो जाए, है ना। एसएससी में जो लेवल आता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, रिपीट होते रहते हैं सवाल ना, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी हो जाते हैं। डी में तो पता नहीं चल रहा शी है या ही है। डी में बेटा तो कल हमने रूल नहीं पढ़ा था आर्टिस्ट के लिए, ये तो गलत बात है यार। कल मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जहाँ पे कल आप आए थे क्लास में, कल रूल पढ़ाया था मैंने आपको, पुलिस, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, कौन सा जेंडर लगाते हैं, कौन सा जेंडर लगाते हैं बताओ आप। जहाँ पे कंफर्म नहीं होता वहाँ पे किसको प्राथमिकता जाती है? आ गया ना यार, ठीक हो जाती है ना। आपको सब पता है, बस आप चीजें रिकॉल नहीं करते हो, है ना। अच्छा यहाँ देखो, ध्यान रखना, ये जितनी भी वर्ब्स नीचे लिखी हुई है ना, इनके साथ में आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ये कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ नहीं आती। क्या लिखा है? उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। क्या वो अपना हाथ पकड़ के ले गया था, चल भाई चल दरवाजे के पीछे चल? नहीं, वो दरवाजे के पीछे छुप गया, यही सेंटेंस बनेगा। खुद को पकड़ के उठा के रख दिया, ये गलत है ना। तो इसलिए हाइड, कीप, स्टॉप, बात, क्वालिफाई, टर्न, मूव, रेस्ट, इन पे आप लोग कभी भी क्या नहीं करोगे, इनके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं लगाओगे। अपने आप को हमेशा डॉग से दूर रखो। तो कीप अवे, अरे भाई अपने आप को पकड़ के थोड़ी ले जाओगे कि चल भाई तू दूर रह, नहीं ये गलत है। कीप अवे, आप दूर रहिए, ना कि अपने आप को पकड़ के दूर रखिए, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से ना ज्यादातर कीप पे और हाइड पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अंजलि, इट जस्ट नीड्स प्रैक्टिस। हर एक जितने भी सब्जेक्ट है सबको बस प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, अभिषेक तो भी खुद ही जाएगा, तो भी पकड़ के नहीं लेके जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं श्वेता। चलिए अनदर वन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डियर ऑल, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है अ पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, मतलब माइन, योर्स, हर्स, हिज, या फिर एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर, शुड नॉट बी यूज्ड विद दीज नाउन्स। ये जितने भी वर्ड्स आपके पास लिखे हैं ना, इनके साथ आप कभी भी पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करोगे। अब ये वाला सेंटेंस देखो, हाई बिटू नो वरीज, इससे पहले 2 क्लासेस हुई हैं, प्लीज आप टाइम निकाल के उनके रिकॉर्डिंग को देखना फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस पढ़ो। अब आप से जो मैं जुदा हुई हूँ ना, वो जो सेपरेशन है वो मेरे लिए बड़ा ही दुखदाई है ना। तो आपको पता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी से अलग हो गया, उससे वो सेपरेट हो गया, तो योर सेपरेशन थोड़ी, भाई योर का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारा घर, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा फोन, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। मैं आपसे अलग होंगी, आपका अलग थोड़ी हो जाऊंगी, है ना। तो इसीलिए योर सेपरेशन नहीं, सेपरेशन फ्रॉम यू, आपसे अलग होना मेरे लिए बहुत दुखदाई है। तो आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा आप पढ़ के देखो, क्या ये आपको गलत साउंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना सेंटेंस, बट लॉजिकली गलत है। लॉजिकली इसलिए गलत है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी से अलग होता है और किसी से के लिए आप क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे, है ना। तो आपको इन्हें याद करना है कि जब भी आपके पास इनमें से कोई भी वर्ब आएगी, आप इसके बाद में कभी भी, इसके पहले कभी भी आप हिज, हर, माई, योर, देयर ऐसा कोई शब्द नहीं लगाओगे, ठीक है। शी मेड योर मेंशन इन द पार्टी, उसने पार्टी में आपका जिक्र किया था। आपका जिक्र मतलब मेंशन ऑफ यू। आपकी कोई वस्तु थोड़ी लेकर आ गई होगी, वो आपकी गाड़ी ले आई। आपकी गाड़ी ले आना इज योर कार, आपका अधिकार है। बट अगर आपका जिक्र किया तो फिर इसे आप योर जिक्र नहीं कहोगे, मेंशन ऑफ यू। हाँ सुभाष मेहता भी तो इतने ही और है जितने पढ़े हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, टेंशन ना लो, ठीक है। बस लिव इन द मोमेंट, जो पढ़ा रहे हैं उसको बस ध्यान से एंजॉय करते जाओ, घर पे आराम से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपको 3 दिन मिलेंगे रिविजन के लिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आराम से रिवाइज करना, दिक्कतें आई तो पूछ लेना, ठीक है। चलो, आई बेग योर फेवर प्लीज, प्लीज आप मुझे मदद करो। तो इसका मतलब मुझे आपसे सपोर्ट या फेवर चाहिए। आई बेग फेवर फ्रॉम यू, ना कि योर फेवर, ठीक है। तो डियर ऑल ये आपके वर्ड्स हैं, याद रखना आप इन्हें। बहुत ही प्यारा रूल है, तो बहुत ही कम आते हैं ये क्वेश्चन में, बट फिर भी याद आपको रखना है, ठीक है। ये रूल इंपॉर्टेंट आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मोहम्मद, बहुत डिफरेंस होता है बिल्कुल, बट अगर आप सही बोलोगे ना तो कोई आपको कुछ कभी आप पे कोई उंगली रेज नहीं करेगा, आपको पता है।
पार्डन पार्डन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं माफी, पार्डन है ना, तो उसे हम लोग पार्डन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ें अच्छी जानते हो ना, तो आपको आज नहीं इनकी जीवन भर ज़रूरत पड़ेगी। देखो, अगर आप किसी लोअर रैंक के एग्ज़ाम पे जा रहे हो तो बात अलग है, वहाँ पे इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप क्लैरिकल रैंक पे भी जा रहे हो ना, तो भी आपको वहाँ पे हिंदी में काम नहीं करने हैं, आपको वहाँ पे लेटर्स इंग्लिश में भेजने हैं, मेल्स के रिप्लाई भी आपको इंग्लिश में करने हैं, आपको फाइल्स भी इंग्लिश की संभालनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इन रूल्स को इसलिए ना पढ़ें कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये जीवन भर आपसे जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंग्लिश की ही है। आप अगर कितनी भी अच्छी हम डिग्री या कितने भी अच्छे मार्क्स लेके घूमते हैं, बट जब तक हमें अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना आता, तो कोई हमें कुछ मानता ही नहीं है ना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, जैसे कि IBM, जैसे कि फेसबुक और जैसे कि टेस्ला, ये कंपनीज बोलती हैं वी डोंट नीड योर डिग्रीज, हमें आपकी डिग्री चाहिए ही नहीं, वी जस्ट नीड द स्किल्स। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, हमें सिर्फ वो चाहिए। इट्स फाइन इफ यू हैव अ सर्टिफिकेशन कोर्स, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, बट येस यू शुड बी स्किल्ड, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। आप क्लास के बाद नोट्स बनाइएगा बेटा, ठीक है। क्लास में सिर्फ आप इसको समझिए अच्छे से। ये एक बहुत ही प्यारा रूल है। देखो जैसे कैसे यहाँ पे देखो, कह रहा है जब वर्ब में ING फॉर्म लगाते हैं ना, तो उसे जेरंड बोलते हैं। जैसे कि डांसिंग इज माई हॉबी, है ना। जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये जो डांसिंग है, ये जो स्मोकिंग है, इसे क्या बोलते हैं, इसको जेरंड बोलते हैं। जो वर्ब में ING लगाने से बना है, बट एक नाउन के तरीके से काम कर रहा है ना। धीरे जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो PDF को डाउनलोड करके तब नोट्स बना लेगा, ठीक है। या 2 दिन बाद ये लिखा हुआ भी आ जाएगा, तब भी बना सकते हो। इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ नाउन और अ वर्ब, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, है ना। स्विमिंग इज माई हॉबी या स्विमिंग इज माई पैशन, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है, जैसे इस पे एक बहुत अच्छा सवाल आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर डज नॉट लाइक मी सिंगिंग। मेरे पापा को मेरा गाना पसंद नहीं है, मैं गाऊं तो पापा को अच्छा नहीं लगता। पापा कहते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, गाने में मत ध्यान लगाओ। अब आपको पता है इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ये यहाँ पे मैंने ING फॉर्म यूज किया। अब अगर मैंने कभी भी ऐसे ING फॉर्म यूज किया है ना, तो अब मैं यहाँ पे मी नहीं लगा सकती। मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? मुझे यहाँ पे माई लगाना है। बस इतना सा रूल है। बिल्कुल सही एवरीबॉडी, एकदम सही। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मेरी जीत जरूर होगी, मेरी जीत जरूर होगी। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। मैं अपनी जीत को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। तो अगर कभी भी ING के साथ में प्रोनाउन जुड़ा है, तो रिमेंबर ये कौन सा केस होगा? ये हमेशा हमारा पोजेसिव केस होगा। कौन सा केस होगा? हमेशा पोजेसिव केस होगा, ठीक है। कभी मी नहीं आएगा, वॉइस ही अच्छा नहीं है, ये भी सही है, आवाज ही बेकार है, तो पापा तो क्या सबको बुरी लगेगी। हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपको आता है ये ऑलरेडी, बस रूल लिखा है कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, बहुत बहुत प्रो लोग हो आप, पता है आपको, बहुत इंटेलिजेंट। ऑब्जेक्टिव केस कभी यूज नहीं होगा, ठीक है अभिषेक, हमेशा पोजेसिव केस यूज होगा, ऑलवेज पोजेसिव, ठीक है। हर डूइंग वेल, माई विनिंग द मैच, ऑलवेज पोजेसिव केस। आ जाइए। अच्छा देखो, पता है क्या होता है, यहाँ पे कोई रूल तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी बनाई है, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि उसने खुद जो भी किया है अपने लिए किया है, या मेरे पापा ने स्वयं मेहनत करके हमारे लिए घर बनाया है। तो जब हम थोड़ा ऐसे करके बोलते हैं ना, कि जब हम उस व्यक्ति पे बहुत जोर डाल के बताते हैं, तो हम कैसे सेंटेंस बोलते हैं कि माई फादर हिमसेल्फ क्रिएटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ज्यादा एम्फेसाइज करके बोलना, या ज्यादा इंटेंस वे में बोलना। जैसे बहुत बार लोग गुस्से में बोल देते हैं ना कि मैंने खुद अपना सब कुछ बनाया है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, निकल जा तू इस घर से, फलाना ढिमकाना। हाँ, तो काफी इंटेंसिटी के साथ लोग ऐसा बोल देते हैं। तो तब जो ये वर्ड्स है ना, जब ये वर्ड्स सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाते हैं ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, है ना, या ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो तब इनका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहता, तब इनका नाम क्या हो जाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्योंकि तब ये क्या काम करते हैं? तब ये उस सब्जेक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। वो स्वयं ही अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट है, अपना सबसे बड़ा विरोधी है, वो स्वयं ही अपना सबसे बड़ा विरोधी है। तो यहाँ पे जो ये हमारा हिमसेल्फ है ना, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वो थे जो वर्ब के बाद आ रहे हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं? वो एक्शन के बाद आ रहे हैं, आपका जो भी एक्शन है उसके बाद आ रहे हैं। डू योर वर्क योरसेल्फ कहाँ पे आया? वर्क के बाद आया, ये तो रिफ्लेक्सिव है। बट यू योरसेल्फ हैज क्रिएटेड दिस मेस, ये जो सारी प्रॉब्लम करी है तुमने खुद करी है, ये वाला एम्फेटिक, ठीक है। तो इसका कोई रूल नहीं है, बस इसका रूल यही है कि भाई यू है तो हिमसेल्फ मत लगा देना, है ना, दे है तो माई सेल्फ मत लगा देना, बस इतना ही, इसका कोई ऐसा खास रूल नहीं, ठीक है। रोहित कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? क्योंकि मेरे पास आया नहीं आपका कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, डन 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 यहाँ तक, अच्छा ठीक है, आ जाइए। नहीं वो नहीं करना कभी भी आपको। देखो कभी भी वाक्य को हिमसेल्फ से मत बनाना, ऐसा कभी मत करना कि माई सेल्फ इज राखी, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी भी ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स है ना, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते, नेवर एवर, ठीक है। या तो माई नेम इज या आई एम, माई नेम इज या आई एम, इन शब्दों का प्रयोग कभी भी हम शुरुआत में नहीं कर सकते, क्लियर। सेकंड एग्जांपल इज कि जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉइज ने स्वयं दी है, एम्प्लॉइज ने खुद ये रिक्वेस्ट की है, तो द एम्प्लॉइज देमसेल्व्स। चलिए, यहाँ पे भी कोई ऐसा खास रूल नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का,
माई सेल्फ बोल देते हैं हम डेली लाइफ में बिल्कुल, बट आपको उसे ग्रामर में नहीं यूज करना। ये होते हैं हमें संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक का मतलब है जिन चीजों से आप संकेत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ये कुछ किताबें यहाँ पे रखी हैं, वहां पे कुछ और किताबें रखी हैं। ये जो हमारे वर्ड्स हैं ना, इनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। बस इनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस और दैट सिमुलर होते हैं, सिमुलर मतलब दिस इज अ बुक, ये क्या है? सिमुलर है। या दैट इज अ बुक, दिस और दैट में फर्क क्या? पास और दूर का। जब यहाँ पे पेन है तो दिस इज अ पेन, जब पेन वहां है तो दैट इज अ पेन। और दीज और दोस प्लूरल के लिए, ये बहुत सारे पेन्स हैं तो दीज आर पेन्स, वहां बहुत सारे पेन्स हैं तो दोज आर पेन्स। बस यहाँ से इतना ही है, कुछ इतना खास यहाँ पे रूल है नहीं आपके लिए, ठीक है? ये क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? हाँ जी, बस नियर और फार के लिए, है ना? चलिए जी, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ना एक बात समझनी है। देखिए यहाँ पे ना दो प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे 5 शब्द आते हैं, ईच, ईदर, नीदर, एनीवन और नन। बाकी के हमारे जितने भी वर्ड्स हैं, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, सच या वन, या मतलब जो भी वर्ड है, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, सेवरल, सम वगैरह वगैरह जितने भी, उन्हें छोड़ के इसे हटा दो यहाँ पे। ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि बुक्स में इनको साथ में लिख देते, साथ में पढ़ा देते हैं, मैं यहाँ से को हटा देती हूँ, ठीक है? ये 5 मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि इन्हें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको पता है जैसे एनीवन और एनीबडी में क्या फर्क है? एनीवन और एनीबडी में क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि जब आपने ये बोला ना, मैं आपसे बोलूँ इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है, तो एनीवन लगाऊं कि एनीबडी लगाऊं? इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है, एनीवन की एनीबडी? हाँ जी जिशान, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पे एनीबडी नहीं, मैं यहाँ पे एनीवन लगाऊंगी, ठीक है? लेकिन वो जो पिक्चर है ABCD, उसका ए का फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी कैन डांस। क्या है पिक्चर का नाम? एनीबडी कैन डांस। वहां पे एनीबडी क्यों आया? देखो क्यों आया। ये जो 5 शब्द है ना, इनका प्रयोग आप कब करते हो? जब आप किसी भी व्यक्ति की बात करते हो, एक ग्रुप में या एक पेयर, जब आप किन्हीं निश्चित लोगों पर, व्यक्तियों की या चीजों की बात करते हो, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हो। जब आपका डेटा लिमिटेड नहीं होता, आप सबको बोल रहे हो, तो आप बाकी के वर्ड्स का यूज कर रहे हो। जब उन्होंने बोला कि एनीबडी कैन डांस, क्या उन्होंने किन्हीं निश्चित लोगों पे बोला ये स्टेटमेंट? एनीबडी कैन डांस क्या ये निश्चित लोगों पे बोला गया है? नहीं। ये बात किससे बोली गई है? कोई भी इस दुनिया में कोई भी डांस कर सकता है, तो मतलब क्या बोला? एनीबडी कैन डांस बोला। शुभेंदु एक बार फिर से समझो, आपके एमसीक्यूज में ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, होता है ना? इस नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है बेटा? डी ऑप्शन में होता है ना? शुभेंदु नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इन दिए गए चारों में से एक भी नहीं, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आज के जमाने में ना कोई भी किसी को हेल्प करने को तैयार नहीं है, अब आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे नोबडी इज रेडी टू हेल्प अ पर्सन, क्योंकि अब आपने किसको बोला? अब आपने बात सबको बोल दी। तो इन 5 को छोड़ के जो बाकी के वर्ड्स हैं, उसमें डेटा निश्चित नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बात नहीं बोली गई, वो बात सबको बोली जा रही है। पर ये जो 5 शब्द है, ये पर्टिकुलर कंडीशन में भी यूज किए जाएंगे, ठीक है? ये कहाँ कहाँ यूज होंगे इसको जान लेते हैं। जो ईच है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक। आपकी क्लास में हर एक लड़के को प्राइज मिलेगा, तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, इसका मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास की बात करी है, ठीक है? ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। क्या होता है ईदर का मतलब? दो चीजें हैं, उनमें से कोई एक, दो में से कोई एक। और अगर दो में से कोई एक है तो आप बोलेंगे ईदर। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, ये 2 रोड है भाई, इन दोनों में से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाती है, ठीक है? आप 2 लोग हैं, आप में से कोई एक जा सकता है, एक रुकेगा। ईदर ऑफ यू कैन गो, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि लोग 2 ही हैं, यहाँ पर भी ये रोड्स बस 2 ही हैं। हाँ, ईच में 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी, ईच के लिए आजादी है, ईच 2 के लिए भी आ सकता है और 2 से ज्यादा के लिए भी है, लड़के 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ईदर और नीदर केवल और केवल 2 के लिए काम करते हैं। नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, 2 में से कोई एक भी नहीं। एक्यूजेशन मतलब अपराध या ब्लेम, है ना? जो दोनों अपराध लगाए गए हैं ना, उन दोनों में से कोई एक भी सच्चा नहीं है, मतलब दोनों जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाए गए हैं वो एकदम झूठे हैं। सो नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, दोनों में से कोई एक भी नहीं। आप अपने किसी भी दोस्त को लेकर आ जाओ, यू मे ब्रिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स या एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, एक ही बात है।
आपके दोस्त 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें से आप किसी को भी लेके आ जाओ तो 2 से ज़्यादा में से कोई एक, मतलब एनीवन। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ना, बट इनमें से कोई एक अमेरिका में रहता है, तो एनी वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स लिव्स इन अमेरिका, मतलब इनमें से कोई भी एक। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स थे, 2 से ज़्यादा थे, उनमें से कोई एक भी फेल नहीं हुआ, तो नन ऑफ आवर स्टूडेंट्स फेल्ड लास्ट ईयर। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, 2 और 2 से ज़्यादा। देखो सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आएगा, मिस्टर शर्मा हैज़ 3 sons, but neither of them has a job. मिस्टर शर्मा के 3 बेटे हैं, बट उनमें से किसी की भी जॉब नहीं है। बिल्कुल सही दिव्या, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे नीदर का प्रयोग करना एकदम गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे नीदर का प्रयोग करना? मिस्टर शर्मा के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, लेकिन नीदर कहाँ पे यूज होना चाहिए? 2 के लिए, है ना। और जब 2 से ज्यादा बेटे हैं तो नीदर की जगह पे क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नन। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 बेटे होता तो बिल्कुल सही रहता, बट 2 से ज्यादा के लिए क्या आएगा? नन आएगा। ईदर और नीदर दोनों सिर्फ 2 के लिए आते हैं, ऐसे करके सवाल होता है। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? एक और देखो, जैसे एक और सवाल देखते हैं, एनीबडी ऑफ दीज स्टूडेंट्स कैन सिंग अ सॉन्ग। बताओ इस पे क्या गलत है? इन स्टूडेंट्स में से कोई भी गा सकता है, बिल्कुल सही। एनीबडी का यूज बिल्कुल गलत है। जब यहाँ लिखा है इन बच्चों में से, तो इनका मतलब है आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, और किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंडीशन में एनीबडी नहीं, एनी वन का यूज होता है। किसका यूज होता है? एनी वन का यूज होता है। ठीक है, वेल डन। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब एनीबडी यूज होगा तो फिर कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो फिर सबके लिए यूज होगा, है ना। हाँ, तो बस आपको यहाँ से यही ध्यान रखना है, ईदर और नीदर 2 के लिए, एनी वन और नन 2 से ज्यादा के लिए, ईच 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी, बट ईच का मतलब होता है हर एक। हर एक। इस क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 होमवर्क करके ले आए, तो ईच ऑफ द चिल्ड्रन या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और 40 में से बस एक ने होमवर्क किया है तो एनी वन ऑफ दीज चिल्ड्रन। 40 के 40 ने ईच, एक ने एनी वन, है ना। ईच का क्वेश्चन ये लिखा ना बेटा, बस ईच पे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ईच ऑफ द बॉय दे दे, तो ध्यान रखना ईच ऑफ द बॉय नहीं बॉयज ही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक हम सभी लोग? चलो, अच्छा यहाँ पर देखो, हाँ जी, बस ये तो एग्जाम्पल सिंपली लिखे हुए हैं, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। वन शुड स्पीक द ट्रूथ, समबडी इमीडिएटली कॉल्ड द डॉक्टर, एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब जब आप किसी भी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करते हो, तो आप ऑल, अनदर, एनी, बोथ, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, इन शब्दों का यूज करते हो, जरूरत के हिसाब से करते हो, है ना। भाई कोई दरवाजे पर आया है, कोई आपके बारे में पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे? समबडी या समवन इज आस्किंग फॉर यू। तो वो जरूरत के हिसाब से है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ खास सवाल नहीं आता है, बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो ना, सबके साथ में अगर आपको जेंडर नहीं दिया गया तो किसको प्राथमिकता जाएगी? अगर जेंडर नहीं होता तो किसको प्राथमिकता जाएगी? मेल को जाएगी, है ना। तो सबके साथ में मेल ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर जेंडर नहीं है तो मेल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, समबडी फॉरगॉट, कोई भूल गया है, ब्लैंक स्पेस मोबाइल फोन, तो क्या लगाओगे? हिज मोबाइल फोन लगाओगे, है ना। तो क्लियर है, हिज मोबाइल फोन ही जाएगा। बट अगर यहाँ पे वन आ गया, वन शुड फॉलो ब्लैंक स्पेस ड्यूटी, एक व्यक्ति को हमेशा अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए या उसको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो वन के केस में पता है क्या आता है? वंस आता है, वंस, वन एपोस्ट्रोफी एस, वंस। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन के साथ हिज नहीं जाएगा, वन के साथ वंस आता है, बाकी सभी के साथ में हम लोग हिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है, सब लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है हम लोग सभी यहाँ तक? एनी ऑफ आया तब भी नहीं होगा, वन ऑफ आया नहीं। वन ऑफ के केस में जैसे वन ऑफ द बॉयज, तो हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होगा ना मन, फिर तो उसके हिसाब से आएगा। राज इसका मतलब है अपना, क्या मतलब है इसका? अपना। ठीक है, और बताइए, क्लियर? वन सेल्फ किसी ने बोला था बीच में बेटा, वन सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव केस, है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव में जाएगा। ओएनईएस कुछ नहीं होता बेटा, वन का एपोस्ट्रोफ, अगर यहाँ पे वन है ना, तो फिर आप यहाँ पे हिज मत लगाना। वन का मतलब है कोई भी, है ना। जैसे भाई हर किसी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो वन शुड रिस्पेक्ट अपने माता पिता, मतलब वंस पेरेंट्स, तो ये वाला वंस लगेगा, है ना।
हर किसी को अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो वन मतलब देखो एरर ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, बट ये गलत है। आपको क्या लगाना है, ना ये लगाना ना ये लगाना, आपको लगाना है बेटा यहाँ पे वंस, अगर जरूरत है तो ये लगेगा। तो अगर ये सेंस है कि हर किसी को अपना, उस कंडीशन में ये लगेगा, ठीक है। आप बना सकते हो रवि, आप यहाँ पे एवरीबॉडी लगा दो तो यहाँ पे दिस लगा देना, बट ऐसे हम उल्टा नहीं करेंगे, हम इसको देख के ये नहीं चेंज करते, हम इसको देख के ये चेंज करेंगे, है ना। आप यहाँ पे एवरीवन लगा लो, कुछ भी लगा दो, उसमें कोई दिक्कत की, वो तो सेंटेंस बन ही जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे इसके हिसाब से ये बदलवाएगा, इसके हिसाब से ये नहीं बदलवाएगा, उल्टा नहीं चलना, सीधा चलना। वन के बाद नाउन क्यों आएगा मनु, वन तो खुद प्रोनाउन है, प्रोनाउन और नाउन साथ में थोड़ी आते हैं कभी भी। चलो फिर तो वन एक वाला हो जाएगा ना, वन पर्सन वन बॉल वन बैट, वो तो एक वाला हो जाएगा। चलिए जी, लास्ट केस है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रफ में समझते हैं। देखिए हमारे भाई दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव देखो यहाँ पे, इंटरोगेटिव हमारे होते हैं प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स, है ना। जैसे जिनसे आप प्रश्न पूछते हो कि भाई आपको क्या पसंद है, विच वन वुड यू लाइक। यहाँ पे मैंगो शेक है और बनाना शेक है, आपको कौन सा पसंद है, आपने सवाल पूछ लिया, उसका नाम क्या है, व्हाट इज हर नेम। तो ये विच, व्हाट, हु, जो सवाल पूछ रहे हैं क्या कहते हैं, इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो सवाल पूछते हैं वर्ड वो अब आपके इंटरोगेटिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो वेयर क्या है हमारा यहाँ पे एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें यूजुअली हमारे यही वर्ड्स आते हैं। अच्छा एक तो ये वाले वर्ड्स हो गए हमारे, है ना, WH फैमिली वाले। अच्छा कभी कभी ना ये वर्ड्स आपने देखा होगा सेंटेंस के बीच में रहते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछते। कभी कभी ये वर्ड्स आपने देखा होगा सेंटेंस के बीच में रहते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते आपसे, है ना। जैसे ये वाला देखो, शी विल चूज द कलर विच लुक्स गुड ऑन एवरीवन। क्या यहाँ पे ये विच आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। ये विच क्या कर रहा है, ये विच यहाँ पे कहानी को रिलेट कर रहा है। वो ऐसे कलर्स चुनती है जो हर किसी पर अच्छे लगते हैं, तो विच ने क्या किया, बस कलर को लुक्स के साथ में रिलेट कर दिया। तो जब हमारे सेंटेंसेस के बीच में ये शब्द आते हैं ना, तो ये रिलेटिव केसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, रिलेटिव केसेस, और इनको यूज करने का तरीका होता है, ठीक है। विच, हु, whom, what और that, ये हमारे मेनली 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हाँ ये एज अ कंजंक्शन काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाक्य को जोड़ रहे हैं तो ये एज कंजंक्शन बिहेव कर रहे हैं, ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कौन सा कहाँ यूज होगा। जो विच है ना वो ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, मतलब वो यूजुअली चीजों के लिए आता है। विच एवर इज जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी तुम्हें टॉय चाहिए ले लो, विच एवर टॉय यू नीड यू कैन टेक, ऐसे में। हुएवर इज जो कोई भी, हुमेवर इज जिस किसको भी, मतलब वो उसके प्लूरल में चला जाता है, ठीक है। तो जो विच है वो किसके लिए आता है, चीजों के लिए आता है। ये वो पेन है जो मेरे पापा ने मुझे दिया, दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी। वट एवर भी बेटा वही है, वट एवर जो कोई भी, जो भी वर्ड के आगे एवर लगा है ना वो कोई भी का मीनिंग देगा आपको। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक, जो भी आप चाहो यहाँ से ले लो। तो वट एवर इज वॉट प्लस एवर, जो कोई भी, है ना, ठीक है। तो डियर ऑल सबसे पहले विच है, विच का प्रयोग क्या है, चीजों के लिए। तो जैसे देखो यहाँ पे कलर्स था तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, विच लगाया, है ना। क्या लगाया हमने यहाँ पे, विच लगाया। ये देखो मुझे वो पेन मिल गया जो खो गया था, हमने पेन के लिए क्या लगाया यहाँ पे, विच लगाया। पेन के लिए क्या लगाया हमने, विच लगाया। तो विच कब आएगा, चीजों के लिए आएगा, ठीक है। जो हु और हुम है वो किसके लिए आएंगे, वो हमेशा लोगों के लिए आएंगे। किसके लिए, लोगों के लिए। जो हु है वो सब्जेक्ट होता है और जो हुम है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये कैसे पहचानना है, ये आपको ऐसे पहचानना है, जैसे आप ये वाला वाक्य पढ़ो, मैं हरिन से मिला जो अभी अभी वापस लौट कर आया है। ये वाला जो वर्ड है ना हरिन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला जो वर्ड है ना, इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीसीडेंट। जैसे ये कलर एंटीसीडेंट है, ये पेन एंटीसीडेंट है। ये एंटीसीडेंट नॉन लिविंग था इसलिए यहाँ पे विच आया। क्या आया यहाँ पे, विच आया। यहाँ पे हरिन लिविंग है इसलिए हु आ रहा है, बट हुम क्यों नहीं आया। अगर वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ये एंटीसीडेंट अगर सब्जेक्ट है तो हु आएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हुम आएगा। समझ रहे हो, अगर ये सब्जेक्ट है तो हु आएगा। तो मैं हरिन से मिला जो अभी अभी लौटा है, कौन लौटा है ये बताओ, कौन लौटा है भाई, हरिन। तो हरिन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे हु लगाया। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज हरिन, दिस इज हरिन ब्लैंक स्पेस आई टॉट, ये हरिन है जिसको मैंने पढ़ाया था, क्या अब भी हरिन सब्जेक्ट है, क्या अभी भी हरिन काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना। अब हरिन के ऊपर काम हो रहा है और जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के साथ क्या आता है भाई, हुम आता है। क्या आता है, हुम आता है, राइट। एक और देखो, आई मेट द पर्सन, मैं मिला उस व्यक्ति से, ब्लैंक स्पेस मेड दिस कार, जिसने ये गाड़ी बनाई है, मैं उस व्यक्ति से मिला। तो बताइए ये जो पर्सन है इस वाक्य में, ये गाड़ी इन्होंने बनाई है, तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन है। आपको बस, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है बस। आप इसके हिसाब से देखो, ये जो अगला वर्ड लिखा है ये इन्होंने काम किया है कि इन पे काम हुआ है, सब्जेक्ट तो बताओ हु आएगा कि हुम आएगा, हु आएगा। क्या आएगा, हुम आएगा।
और अगर होता आई मेट द पर्सन ब्लैंक स्पेस आई हेल्प्ड 2 years ago, मैं उस व्यक्ति से मिला था जिसको मैंने 2 साल पहले मदद करी थी। अब बताओ, अब ये व्यक्ति काम कर रहा है कि इसके ऊपर मैंने काम किया? अब तो इसके ऊपर काम किया। अगर इसके ऊपर काम किया तो क्या आएगा? whom आएगा। बताओ, क्लियर है सब लोगों को? बस आपको क्या देखना है? एंटेसिडेंट। इस शब्द के पहले जो भी शब्द है, मतलब रिलेटिव के पहले अगर वो एक्शन को कर रहा है तो who, उस पे एक्शन हो रहा है तो whom। डन डन डन? ठीक है जी, चलो 1 मिनट रुकेगा। विच और हमने कर लिया ना, 1 मिनट जरा। अच्छा 1 मिनट, हाँ दैट रह गया है ना, वॉट और दैट रह गया। ठीक है, अच्छा देखो दैट को भी समझो। अब जो दैट है ना, उसके कुछ स्पेशल यूजेस है। क्या क्या? एक तो अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है भाई? ऐसे वर्ड जिनमें ईएसटी या मोस्ट आता है, जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स है ना आपके एंटीसीडेंट में, तो फिर दैट आएगा। ठीक है। दूसरा, आवाज अच्छी नहीं आ रही ना, चेंज कर लूं माइक? मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। चेंज करूं माइक? ठीक है, क्लियर है, काम चल रहा है ना? चलो ठीक है, तो आ जाओ आ जाओ। दूसरा, इनके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है, दूसरा देखो, अगर वर्ड लिखा है सेम, क्या वर्ड लिखा है? सेम, तो भी दैट आएगा। तीसरा, अगर कोई भी क्वांटिटी वाला वर्ड लिखा है, क्वांटिटी जैसे ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, ओनली वगैरह वगैरह, तो भी आपको हमेशा वहां पे क्या लगाना है? दैट लगाना है। या अगर कभी भी पेयर बना है, जैसे कि अ गर्ल एंड हर डॉग, ऐसे करके। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो इन सबके आप लोग, और अच्छे से समझ में आएगा। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। बताओ दैट क्यों आया? एवरीथिंग की वजह से आया। एवरीथिंग क्या है? एक क्वांटिटी वाला वर्ड है ना। सम कैसे होता अमित? अगर माई फादर हैज गिवन मी सम मनी दैट आई नीडेड। अगर यहाँ पे एवरीथिंग, समथिंग है, ओनली है, तो क्या आएगा? दैट आएगा, राइट। इट इज द सेम पर्सन, जब यहाँ पे सेम है तो क्या आएगा? दैट आएगा। तो यहाँ पे सेम की वजह से क्या आया? दैट आया। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट टुडे। क्यों आया दैट यहाँ पे? ओनली की वजह से आया। क्यों आया? ओनली की वजह से आया। आई स्पेंड द लिटिल मनी दैट माई मॉम गेव मी। क्यों आया यहाँ पे? लिटिल, क्योंकि लिटिल क्या है? लिटिल एक क्वांटिटी बताने वाला वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे दैट आया, राइट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल वस्तु के लिए, तो यहाँ पे दैट आया। all who are interested to do this work can join me। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ना ये ह्यूमन बीइंग के लिए जा रहा है, जो भी काम करना चाहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, जब यहाँ पे किसी वस्तु के लिए था, तब दैट का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए ताकि आपको मदद मिल जाए कि कहाँ कहाँ पे हम लोग दैट का यूज कर सकते हैं। ग्लिटर्स मतलब चमकीली चीज। हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये वो वाली कहावत लिखी है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग देखिए कुछ कर लेंगे। ठीक है, वरना मैं आपको होमवर्क में आज कुछ क्वेश्चन देके जा रही हूँ, कल हम उनके आंसर्स करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग रेडी होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस डे पे कर लेंगे, सैटरडे को लेंगे ना, नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, विच और हु में ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी चीज के बीच में चॉइस होगी ना, चॉइस, ठीक है, चाहे पर्सन्स के लिए चाहे वस्तुओं के लिए, तो हमेशा विच आएगा। अगर कभी भी चॉइस है, इन दोनों बहनों में से कौन सी वाली ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको हु नहीं बोलना, आपको विच बोलना है। जब भी चॉइस की बात होगी तो हमेशा विच आना चाहिए। ठीक है, राइट। इस भीड़ में आपके पिताजी कौन से हैं, तो विच इज योर फादर इन द क्राउड, ना कि हु इज योर फादर इन द क्राउड। ठीक है, क्राउड मतलब ऑप्शंस आ गए ना, जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको विच लगाना। डन डन डन, हाँ भीड़ आ गई है ना। अच्छा देखिए, इन तीनों वर्ड्स में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक बार इसे देख लेते हैं। जो वन है उसका तो मतलब होता है कोई भी, है ना। जैसे भाई दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, ये पुराना वाला है, तो जैसे हम वन बोल देते हैं ना, लाइक दिस वन इज माय फेवरेट कॉम्पैक्ट वगैरह वगैरह, है ना, तो वो वन नॉर्मल वाला होता है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए। ये वाला जो वंस होता है, ये होता है पोजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, सबको अपने शब्दों पे हमेशा रहना चाहिए। सो वन शुड ऑलवेज बी ट्रू टू वंस वर्ड। मतलब आप जो भी किसी को प्रॉमिस करें, अपना, क्या मतलब इसका? अपना या अपने। जैसे हम लोग हे जहर लगाते हैं ना, ऐसे ही वन के लिए वंस लगाते हैं। और जो वंस है वो वन का प्लूरल होता है। वन का प्लूरल इज वंस। ठीक है, ये जितनी भी किताबें आपको दिख रही हैं ये सब मेरी हैं। ठीक है, तो ऑल दीज बुक्स या दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। तो जहां पे आप बुक्स कहना चाह रहे थे वहां पे आपने क्या लगाया?
वंस लगा लिया है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए ध्यान रखिए। वन मतलब एक, वंस मतलब जब आप प्लूरल चीजों को दर्शा रहे हो, और ये वाला वंस मतलब अपना या अपने, राइट। हाँ जी, वो जो एक बार होता है ना अंजलि, वो बेटा ये वाला होता है, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, वो ये वाला वंस होता है, ठीक है। एक बार वाला ये वाला होता है वंस, ONC ये वाला वंस, वंस अपॉन ए टाइम। हु का यूज बताया तो भाई सब्जेक्ट के केस में, हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है, सब्जेक्ट के केस में। हु ब्रोक दिस कार, ये कार किसने तोड़ी, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के केस में होगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं अंजलि, नो वरीज, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा जो वॉट है ना, ये रिलेटिव में कहाँ लगता है ना। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई आई डोंट बिलीव इन वॉट ही सेड, तो यहाँ पे वॉट क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जब चीजें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए नहीं होती है ना, नहीं होती है, जब वहां पे किसी भी डायरेक्ट को आप बात बोल ही नहीं रहे हो, तो वहां पे वॉट आता है। एग्जाम्पल जैसे मुझे नहीं समझ में आता वो क्या बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, वो क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आता, है ना। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, तो व्हाट जब आता है ना, तो वो किसी भी भाव को रेफर हो जाता है, किसी भी फीलिंग को, बट वो किसी पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं, बल्कि उसकी फीलिंग के लिए जाता है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, अच्छा पूनम कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग इज अ फीलिंग। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, विच ही सेज नहीं करना, हु ही सेज नहीं करना, whom ही सेज नहीं करना, ठीक है, ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट रूल देख लीजिए बस, एंटीसीडेंट मतलब बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला वर्ड, ठीक है। ये जो इनक्रेडिबल है ना, ये एंटीसीडेंट है, वर्ड एंटीसीडेंट है ना, ठीक है। ये बिलीव एंटीसीडेंट है, ये वर्ड एंटीसीडेंट है, इस वर्ड के जस्ट पहले वाला वर्ड, क्लियर। टाइम तो बेटा सारे ही हमारे पास रूल्स खत्म कर लेते हैं ना। एक और रूल बचा है, उसके बाद में 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगी, जिस को काम हो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है तो रिकॉर्डेड देख लेना। बस इसमें आपको 2 शब्दों को समझना है भाई। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक या आपस में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 वर्ड आते हैं, एक होता है ईच अदर, और एक होता है वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर। जिसमें से जो ईच अदर है उसका यूज आप केवल 2 लोगों के लिए कर सकते हो, और वन अनदर का यूज आप 2 से ज्यादा के लिए करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वो दोनों भाई हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, वो दोनों भाई हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि ईच अदर, आपस में दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो द टू ब्रदर्स क्वेरल्स विद ईच अदर, 2 हैं तो आपने क्या बोला, ईच अदर बोला। और अगर 2 से ज्यादा हैं तो क्या बोलोगे फिर आपस में के लिए, आप वन अनदर। जैसे देखो यहाँ पे दे लिखा है, दे का मतलब क्लियर तो नहीं है कि 2 हैं, तो 2 से ज्यादा होंगे। उन सभी ने एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। हाँ, अनदर का मतलब दूसरे, है ना, राइट। क्लियर है। तो ईच अदर 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर, बस छोटा सा रूल है, ठीक है। ध्यान रहेगा सब लोगों को, ध्यान रहेगा ना सब लोगों को। ये है आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, ठीक है। कल जब क्लास में आएंगे तो शुरू में पहले हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ये आप सभी को होमवर्क में करके लेकर आना है, ठीक है, राइट। सबको होमवर्क में करके लेकर आने, इसके अलावा क्वेश्चंस को मैं और भी लेकर आई थी कराने के लिए, बट टाइम नहीं, आप लोगों की दूसरी क्लास भी है। Yes, Shikha, if you know the rules, then you should apply the right grammatical rules while you try to speak or while you speak. Why to use wrong rules if you already know the right rules? है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ राइट और अ रॉन्ग पर्सन और द पर्सन हु इज स्पीकिंग करेक्टली और इनकरेक्टली। द डिफरेंस इज ऑफ रूल्स। वन हु नोज रूल्स, दैट पर्सन ऑलवेज ट्राई टू स्पीक करेक्टली, ठीक है। तो चलिएगा सभी लोग इसे कर लेना, और हम लोग हाँ डाउट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। डाउट क्लास के लिए काफी सारा काम हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, डाउट क्लास भी 2 घंटे का होगा, तो जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन सब के 10-10 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, बट आप लोग प्लीज टाइम निकाल के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। दिन में अगर आपके पास समय होता है तो आप सभी जरूर क्वेश्चन कर लेना। जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ और रूल्स आपके दिमाग में आएंगे, तो उन्हें जरूर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वो कैप भी है, क्वेश्चन वो कैप सब लाई थी मैं तो। ओके जी, तो वो कैप में 2-3, चलो वो कैप में हम लोग थोड़े से इडियम्स करते हैं फटाफट से, मुहावरे हैं भैया। पहला कह रहा है बाय हुक और बाय क्रुक, जिसका मतलब होता है कोई भी काम है आपको करना है, चाहे अच्छे से करो चाहे बुरे से करो, उसे बोलते हैं कैसे भी काम करो ये, तो बाय हुक और बाय क्रुक। फीदर वंस ऑन नेस्ट, अपने ही घोंसले को सजाना, मतलब जब आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, वो बोलते हैं ना कि भाई एक साल में उसने इतनी बड़ी कोठी बना ली, एक गाड़ी ले ली, और उसकी नौकरी है सिर्फ 25,000 रुपए की, तो उसने इतना बड़ा हवेली कैसे खरीद ली, तो मतलब ही इज फेदरिंग हिज ऑन नेस्ट, मतलब मनी कमाना कैसे अनफेयरली, ठीक है। हाँ, थ्रो आउट ऑफ गियर, थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब किसी भी काम को डिस्टर्ब करना, ही इज थ्रोइंग आउट ऑफ द गियर, मतलब वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे काम को रोक रहा है। टेक टू वंस हील्स, जैसे मैंने उससे अपने दिए गए पैसों के बारे में पूछा, ही टुक टू हिज हील्स, मतलब वो वहां से भाग गया। टूथ एंड नेल, इस काम को करवाने के लिए ही यूज्ड हिज टूथ एंड नेल, उसने अपनी सारी ताकतें लगाई। डाई इन हार्नेस,
जब कोई भी व्यक्ति अपने जॉब के स्थल पर, अपने जॉब के स्थान पर मर जाता है ना, तो उसे डाई इन हार्नेस बोलते हैं, ठीक है। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, मतलब किसी को कॉपी करना, ठीक है। जब आप किसी को कॉपी करते हो तो उसे बोलते हैं टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू हैव नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, मतलब आपको एक भी मौका हार्डवर्क करने का नहीं छोड़ना है। तो इफ समबडी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब वो सारे के सारे एफर्ट्स जब लगा लेता है, उससे बोलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई आवाज नहीं है, मतलब वो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। स्ट्रॉ मतलब वो जो पाइप होता है जूस पीने वाला, कितना हल्का होता है ना, है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स, किसी भी बात के छुपे हुए मीनिंग को समझ जाना इज रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो आज की वो क्या में बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग 5 स्टार रेट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। कल वापस से मिलते हैं, ठीक है। कल हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स, है ना, आर्टिकल्स रहेगा कल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई नो थोड़ा सा आपको काफ़ी रूल्स बहुत सारे लगते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ईजी। सो थैंक यू सो मच जी, बाय गाइज, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एवरीवन।